सही है सब में? ठीक है ना? देख लीजिए एक बार सिलेबस में अचीवमेंट टेस्ट है ना, और वो इम्पोर्टेंट भी है और आता भी है। गुड आफ्टरनून ऑनलाइन स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून मैम। कहाँ है अचीवमेंट टेस्ट यूनिट 2? आज हम सीखेंगे अचीवमेंट टेस्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट मेनली वो होते हैं जो आप समेटिव इवैल्यूएशन के लिए बनाते हो। क्लास लिसन, अचीवमेंट टेस्ट वो होते हैं जो आप समेटिव इवैल्यूएशन के लिए क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपका टर्म 1 का पेपर हो गया, स्कूल की बात करें तो 2 टर्म्स होते हैं, आजकल सिलेबस डिवाइडेड रहता है। ठीक है, तो टर्म 1 का जो पेपर आप बना रहे हो आफ्टर 6 मंथ जो पूरा पढ़ा के, या सेकंड हाफ में जो हम बना रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, तो देखते हैं किस बेसिस पे बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो आपका चल रहा है पेपर 2 यूनिट 2 का टॉपिक है पुराने वाले पढ़े, पिछले नया मंगवाया तो था। पेपर 2 टॉपिक है आपका अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट अब सबने क्वेश्चन पेपर बनाए होंगे, पहले भी बनाया होगा, जो पढ़ा रहा है या ट्यूशन के बच्चों के लिए, जैसे भी, ठीक है, आपने बनाया होगा। लेकिन जब आप बनाते हो ना, तो बहुत सी चीजें ध्यान देने की जरूरत होती है। जैसे आजकल तो सीबीएसई भी कहता है कि इतने परसेंट आपके, ठीक है, क्रेडिट बेस्ड और आपके इतने क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस होने चाहिए। ठीक है, अब बोलता है आपके मार्क्स भी डिविजिबल कर देता है 60 में भी या बाकी में भी, कि इतने इतने मार्क्स का इस पैटर्न के क्वेश्चंस जाने चाहिए। ठीक है, 10th का बोर्ड का पेपर देख लोगे, उसमें 20 के एमसीक्यूज जाते हैं, केस बेस्ड इतना जाना चाहिए, सब फिक्स है ना चीजें। ठीक है, तो उसी हिसाब से जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ब्लूम्स के जो ऑब्जेक्टिव हमने पढ़े, कॉग्निटिव, ठीक है, इफेक्टिव, साइकोमोटर, उनको ध्यान में रखना पड़ता है। प्लस आपका कंटेंट का जो वेटेज है, ठीक है, एसएसटी हो, साइंस हो, मैथ्स हो, हर चैप्टर इक्वल वेटेज कैरी नहीं करता है। ठीक है, ठीक है, हर चैप्टर जो है वो इक्वल वेटेज कैरी नहीं करता है। कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट ज्यादा होता है, उसमें ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और कुछ चैप्टर्स में से कम मार्क्स के भी आते हैं। ठीक है, तो वेटेज का भी आपको ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, और यहाँ पे एक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, कैसा होना चाहिए। तो ये मैंने आपको इवैल्यूएशन वाले टूल में, ठीक, उसके प्रिंसिपल्स या वो समझाए थे, वो सारे वही ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, होनी चाहिए, यूटिलिटी होनी चाहिए, जिस पर्पस के लिए बनाया है, ये सब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, मतलब सारे जो एरियाज हैं वो कवर होने चाहिए। रिलायबिलिटी होनी चाहिए, मतलब टेस्ट रिलायबल कब होता है, ये सब मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। वैलिड होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, मतलब 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे में बच्चा कर पाए, इतना लेंथी ना हो, प्रैक्टिकली जो पॉसिबल ही नहीं है। कन्वीनियंस इन स्कोरिंग, स्कोर आपको देने में आसानी हो, ऐसा पेपर होना चाहिए। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन आपने दे दिया, उसमें 5 मार्क्स दे दिए, अब डायग्राम में कितना है, आंसर में कितना है, अगर ऐसा टेस्ट है तो फिर कंफ्यूजिंग है बहुत ज्यादा। ठीक है, आपने पढ़ाया, मान लो आपको एक आइडिया है कि आपको कितना देना आपके मन में है, पर पेपर में आपने मेंशन नहीं किया, आपने ओवरऑल 5 मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो दूसरे किसी को, अगर टीचर को मैं दे दूं आपका पेपर चेक करने के, वो तो फिर अपने हिसाब से कर देगा, उसको नहीं पता आपने डायग्राम में कितने मार्क्स रखे हैं, आंसर के लिए कितना मार्क्स रखा है। ठीक है, तो वो पूरा मेंशन होना चाहिए। अगर 1 + 2 + 2 है 5 मार्क्स का क्वेश्चन, तो वैसा होना चाहिए।
और पोर्शन डिवाइडेड होने चाहिए। तो 3 पार्ट्स में क्वेश्चन को भी आप डिवाइड करोगे कि पहले पार्ट में 1 मार्क है, सेकंड पार्ट में 2 मार्क्स है और बाद वाला भी 2 मार्क्स का है, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेशन मैंने हमेशा बोला, लास्ट क्लास में बोला, आपका टेस्ट हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसको कंडक्ट करने के बाद आपकी क्लास कंप्लीटली 3 सेक्शंस में डिवाइडेड दिखनी चाहिए, एवरेज, बिलो एवरेज और अबव एवरेज, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन। अब टाइप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट में एक होता है टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट, जो हम अभी बनाएंगे, जो टीचर्स बनाते हैं बच्चों के लिए, ठीक है। और दूसरे होते हैं स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, ठीक है, जो बने बनाए होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट बनाते हैं किसी पर्टिकुलर पर्पस वगैरह के लिए, उसको हम बोलते हैं। पर अभी हम जो पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे, टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप्स फॉर अचीवमेंट टेस्ट कैसे बनाते हैं, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं वो देख रहे हैं। हाँ वो बनाएंगे, हम वो एंड में बनाएंगे, अभी तो बस हम डिस्कस कर रहे हैं। वो टेबल जरूरी है ना, वो तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। उसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉपर है, ठीक है। पहले आपको प्लानिंग करनी है, बिल्कुल अपना पेपर एक बनाने बैठोगे आप, 100 मार्क्स का 80 मार्क्स का, आपकी प्लानिंग होती है, कौन से चैप्टर देने हैं, वेटेज डिसाइड होता है, सब कुछ होता है, तो प्लानिंग होती है, ठीक है। फिक्सिंग अप द ऑब्जेक्टिव, वो पेपर क्यों बना रहे हो, वो ऑब्जेक्टिव आपका फिक्स होना चाहिए, ठीक है। राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म, ऑब्जेक्टिव मतलब आपके हिसाब से बच्चे को कौन सी चीज डिफाइन करनी आनी चाहिए, कौन सी चीज का आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो ये डिफाइन, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, ये जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं बिहेवियरल टर्म। आप अगर जान चाहते हो कि बच्चे को ये चीज याद होनी चाहिए, फोटोसिंथेसिस क्या है आना चाहिए, मतलब बच्चे को बिहेवियरल फॉर्म में आप क्या पूछना चाह रहे हो, इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। इस पोर्शन का एक्सप्लेनेशन आना चाहिए, जो हम वर्ड यूज करते हैं ना, डिस्क्राइब, डिफरेंशिएट, ठीक है, जस्टिफाई, ठीक है, जस्टिफाई, इवैल्यूएशन, क्रिटिकल थिंकिंग में आ जाता है। तो ये सब जो हम वर्ड यूज करते हैं इनको बोलते हैं बिहेवियरल टर्म, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव को बिहेवियरल टर्म में लिखना, कितनी आपको डेफिनेशन चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, जस्टिफिकेशन के क्वेश्चन है, ये सारी चीजें। फिर आ गया आपका कंटेंट एनालिसिस, ठीक है, कौन से चैप्टर है, किस किस्म से आपको देना है, उसको एनालिसिस करना है। फिर टाइप ऑफ आइटम डिसाइड करना है, जैसे मैंने बोला बोर्ड ने फिक्स कर दिया है, अगर कोई यहाँ पे टीचर है जो 10th के प्री बोर्ड का पेपर किसी ने बनाया होगा, तो आपने भी वही 20 एमसीक्यू डाले होंगे जो बोर्ड में आने वाला है, सेम पैटर्न फॉलो करना होता है, ठीक है। और अदरवाइज अगर आप छोटी क्लास के लिए 8 तक के लिए बना रहे हो, तो आपको अपने आप ही डिसाइड करना होता है, तो उसमें आप ट्रू फॉल्स कितने डालोगे, है ना, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने डालोगे, लॉन्ग क्वेश्चन कितने डालोगे, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो टाइप ऑफ आइटम, आइटम मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आप देने वाले हैं। उसके बाद असाइनिंग वेटेज ऑफ मार्क्स, फिर आपको वेटेज डिसाइड करना पड़ेगा। अब वेटेज डिसाइड करने के लिए पहले तो हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं कि नॉलेज टाइप के कितने क्वेश्चन देने। नॉलेज टाइप मतलब जिससे बच्चे को अंडरस्टैंडिंग हो चीजों की, इसमें डिफाइन आता है, ठीक है, मेन तो डिफाइन ही आता है, डिफाइन करना चीजों को, ठीक है, बताना, स्टेट करना या नेम बताना किसी चीज का, रिकॉल करके जो हम याद करके आंसर दे सकते हैं ना बेटा, वो आता है नॉलेज वाले सेक्शन, ठीक है, याद करके। जैसे नेम द हार्मोन रिलीज्ड बाय दैट ग्लैंड, वो ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, तो क्या करेगा बच्चा, याद करके, ठीक है, फिर आंसर आपको दे देगा, उसने याद किया हुआ, डेफिनेशन याद करके आंसर दे देगा। टर्मिनोलॉजीज आनी चाहिए कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, क्या होता है, तो ये सारे क्वेश्चंस किस उसमें आते हैं, नॉलेज वाले में। तो यहाँ पे देखो इन्होंने वेटेज डिसाइड किया है, सबसे पहले किया है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे, ठीक है, वेटेज अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और जब रिवाइज वाला मैंने बताया था तब भी एक बार मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को मैं शॉर्ट में आईओ लिख रही हूँ, यहाँ पे आपको मार्क्स लिखना होता है और ये आपके परसेंटेज, कितने परसेंट आप दे रहे हो, तो ओवरऑल 100 बनना चाहिए, और 100 मार्क्स का पेपर है तो मार्क्स भी नीचे आपके ओवरऑल 100 बनने चाहिए। तो पहले मान लीजिए नॉलेज वाले क्वेश्चन है, जो अभी आपको समझ में आया, डिफाइन वाले, ठीक है, रिकॉल करके जो बच्चा याद देगा, बताएगा, आपको आंसर करेगा। नॉलेज मान लो इन्होंने जो डिवाइड किया है, इन्होंने कितना दिया है, 37 मार्क्स। तो मैक्सिमम जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हम देते हैं वेटेज, जो सबसे ज्यादा किसको देते हैं, मोस्टली हम नॉलेज को ही देते हैं, ठीक है, मोस्टली हम किसको देते हैं, नॉलेज को देते हैं। फिर आती है अंडरस्टैंडिंग,
फिर बच्चे को समझ कितना है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, डिफरेंशिएट, ठीक है, ये सब क्वेश्चन किसमें आएंगे, अंडरस्टैंडिंग वाले में। ये बच्चे ने डाले हैं कितने मार्क्स के, 25 मार्क्स के, ठीक है। फिर एप्लीकेशन वाले, जैसे हम मैथ्स में बोलते हैं ना, सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। या फॉर्मूला नहीं बता रहे फैक्टराइजेशन में, जैसे हम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये लगा रहे हैं, तो उसमें आप डायरेक्टली नहीं दे रहे हो, आप नंबर की फॉर्म में दे रहे हो। जैसे हम ऐसे देते हैं ना, देखो 100 एक होता है कि प्लस 90 a प्लस b इंटू a माइनस b दिया, उसमें बच्चा फॉर्मूला लगाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो उसमें क्या कर रहा है बच्चा, उस फॉर्मूले को आपने सिखाया था और वही फॉर्मूला बच्चा अप्लाई करके सॉल्व करेगा। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़ा सा इससे नीचे कंटेंट में होते हैं, जो 21 मार्क्स के डिवाइडेड है। तो स्किल और क्रिएटिविटी के क्वेश्चन होते हैं, स्किल और क्रिएटिविटी के क्वेश्चन होते हैं, जो होते हैं सबसे कम आप वेटेज दोगे 17 मार्क्स का, ठीक है। स्किल और क्रिएटिविटी में किस टाइप का आता है, अगर आप डायग्राम वाले क्वेश्चन देना चाहते हो, एसएसटी में भी डायग्राम होंगे, है ना, अर्थ के लेयर वगैरह, एटमॉस्फेयर का लेयर कुछ दे सकते हो आप, साइंस में भी होते हैं, बायो में डायग्राम्स है, फिजिक्स वगैरह में भी सर्किट वगैरह होता है, ठीक है, केमिस्ट्री में भी होते हैं ऐसे डायग्राम। तो स्किल में आपका डायग्राम आ जाएगा, और क्रिएटिविटी ओरिजिनलिटी क्वेश्चंस की, ठीक है, जो क्वेश्चन बुक में नहीं हो, आपने पढ़ाया नहीं, पर बच्चा अपनी नॉलेज को अप्लाई करके क्रिएटिव कुछ जस्टिफाई कर रहा है किसी स्टेटमेंट को, उस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। तो जब भी आप पेपर बनाओगे सबसे ज्यादा वेटेज किसको दोगे, नॉलेज को, फिर आप दोगे अंडरस्टैंडिंग को, फिर आप दोगे एप्लीकेशन को, और लास्ट में आप देते हैं स्किल एंड क्रिएटिविटी को। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में कोई भी चीज आपने पढ़ी है ना, उस नॉलेज को अप्लाई करके कोई नई चीज आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। अभी एक्सप्लेन, हाँ कॉम्प्रिहेंशन मतलब वही समझ ही होती, कॉम्प्रिहेंशन पुराना टर्म है, रिवाइज हुआ तो टर्म चेंज हुआ है, मतलब वही। ठीक है, जैसे मान लो तुमने साइंस का एग्जांपल मैं ज्यादा देती हूँ क्योंकि मेरा बैकग्राउंड साइंस है, लेकिन आई होप आपको समझ में आता है। जैसे स्टोमेटा होता है ना, लीफ में स्टोमेटा होता है, उसमें से गैसेस का एक्सचेंज होता है और पानी निकलता है, ठीक है, दो काम होते हैं। तो आपने मान लो पढ़ा दिया, स्टोमेटा के फंक्शंस आपने पढ़ा दिए, अब आपने एग्जाम में क्वेश्चन दिया है कि अगर मैं वैसलीन अप्लाई कर दूं लीफ के नीचे तो प्लांट में क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन क्या हो गया, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। अब बच्चे को उस नॉलेज अप्लाई करना पड़ेगा कि नीचे में तो लीफ के नीचे साइड में तो बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं, अगर वैसलीन लगाएंगे तो स्टोमेटा ब्लॉक हो जाएगा, तो उससे वो जो काम करता है वो काम होना बंद हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप क्या बोलते हो, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। नॉलेज को अप्लाई करना, जैसे इसमें इंग्लिश में आप एप्लीकेशन में ग्रामर वगैरह का टॉपिक आपने समझा रखा है, ठीक है, और उसके बाद आपने चेंज करके क्वेश्चन दिए हैं। तो अगर सिंपल पास समझा रखा है उसमें क्या टर्म आएगा क्या है, ठीक है, तो उसमें बच्चा क्या करेगा, अपनी नॉलेज को अप्लाई करके आपको बताएगा कि वहां पे क्या आ रहा है, ठीक है। आपने तो कॉन्सेप्ट बताया कि सिंपल पास ऐसा क्वेश्चन तो नहीं बता रखा ना, तो अप्लाई करेगा, अपनी नॉलेज आइडेंटिफाई करेगा, मोडाल्स है, कहाँ फूड लगता है, मे लगता है, आपने सिखा रखा है, ठीक है। अब वो बच्चा अपनी नॉलेज को अप्लाई करके आपको सॉल्व करके बताएगा, फिल इन द ब्लैंक्स है, आपने बोला है कि यूज एप्रोप्रिएट मोडाल्स, तो वहां से ढूंढ के वो लगाएगा, हाँ उसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। नॉलेज का एप्लीकेशन या करेक्शन करने को देते हैं ना, करेक्शन वाला वर्क आता है इंग्लिश में, वो हमारे एग्जाम में ये तो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है आपका, अचीवमेंट टेस्ट कैसे बनाया जाता है स्टेप, और एक पेपर बनाने को भी दे देते हैं कभी कभी, ठीक है। हाँ पेपर बनाने को, पेपर बनाने को कम भी देंगे तो आपको स्टेप्स बताएंगे कैसे बनाया जाता है, वो तो पूछेंगे आप, ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट, तो ये वेटेज हो गया, देखिए 100 आउट ऑफ ही है, तो ये परसेंटेज भी सेम सेम ही चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो तो आगे चले। पहले हमने क्या किया, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे डिवाइड कर लिया कि नॉलेज वाले क्वेश्चन कितने होंगे, अंडरस्टैंडिंग वाले कितने होंगे, एप्लीकेशन वाले कितने होंगे, और स्किल और क्रिएटिविटी कितनी होगी। अब आएंगे कंटेंट के हिसाब से, ठीक है, जैसे एसएसटी का पेपर है, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जांपल दे रखा है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, दिखा रहे हैं। अच्छा इन्होंने डायरेक्ट पेपर का ही वो ब्लूप्रिंट ही दे दिया। ये वाला भी जो मैम आपने कराया वो टेबल 162 पे है, पर वो बड़े अजीब तरीके से दे रखा
नहीं नहीं, ये नहीं है बेटा, ये टेबल ये है ही नहीं, ये ब्लूप्रिंट है। ये सीधा हम ब्लूप्रिंट पे चले गए कि कौन से पोर्शन में से किस टाइप का क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, इस वाले टेबल को बोलते हैं ब्लूप्रिंट। अभी हम यहाँ तक गए ही नहीं, अभी तो हम स्टेप्स में ही चल रहे हैं, स्टार्टिंग में प्लानिंग में ही चल रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये नहीं है, तो ये आप बना लेना, ये सही रहता है, बना दोगे तो। इसमें इन्होंने टाइप ऑफ क्वेश्चन का बना लिया और सीधा ब्लूप्रिंट बना लिया, इन्होंने ये चीज यहाँ पे बनाई नहीं है, ये प्लानिंग का पार्ट होता है। ठीक है, प्लानिंग में, अभी ब्लूप्रिंट बनाया नहीं हमने, तो आप लोग बनाओगे तो बना लो। ठीक है, हाँ ब्लूप्रिंट था, वही है, पेपर का ही ब्लूप्रिंट तो होता है। ठीक है, ब्लूप्रिंट कराया था मैंने, उसमें कराया था। ठीक है, चलिए कंटेंट वाइज देख लेते हैं इन्होंने कैसे डिवाइड किया है। इसमें तो इन्होंने सबको इक्वल वेटेज दे दिया, पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, सारे पोर्शंस को इक्वल वेटेज नहीं होता है, पर इन्होंने दे ही दिया है, इक्वली दे दिया है, अकॉर्डिंग टू कंटेंट दिया है वेटेज इस बार, अकॉर्डिंग टू कंटेंट। कंटेंट में इन्होंने ये एसएसटी का पेपर है। ठीक है, अगर आपका इंग्लिश का होगा तो कैसे डिवाइड करोगे आप? इंग्लिश में मैंने पिछली बार भी बोला था 4 सेक्शंस होते हैं आपके, हिंदी में भी ऐसे 4 सेक्शंस होंगे, जो हिंदी का टीचर है, इंग्लिश का टीचर है। पहले रीडिंग सेक्शन होता है। ठीक है, आपके इंग्लिश वालों में अनसीन पैसेज होता है, आपका पद्यांश पढ़ के आंसर जो भी अनसीन ही होता है। ठीक है, तो वो होगा, रीडिंग सेक्शन होता है। ठीक है, फिर आपका लिटरेचर सेक्शन होता है, और ग्रामर और राइटिंग सेक्शन, 4 सेक्शन होते हैं। ठीक है, 4 सेक्शन होते हैं इंग्लिश वालों के, हिंदी वालों के 4-4 सेक्शन होते हैं। तो आप जब ये कंटेंट वाला डिवाइड करेंगे तो आप ऐसे डिवाइड करेंगे, लिटरेचर कितने मार्क्स का, ठीक है, रीडिंग सेक्शन कितने मार्क्स का, और उसके बाद ग्रामर कितने मार्क्स का, और राइटिंग सेक्शन कितने मार्क्स। ठीक है, आपका ऐसे डिवाइड होगा। साइंस वाले डिवाइड करेंगे तो अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, इस पोर्शन में डिवाइड करेंगे। है कोई यहाँ पे साइंस का? कौन है? कोई नहीं है साइंस का? इसमें कोई भी नहीं है क्या? टीचिंग ऑफ लाइफ साइंस और वो सब था नहीं, क्लास में नहीं है अभी। अच्छा, ऐसे बच्चे हैं। ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, एसएसटी का पेपर है। और मैंने बता दीजिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स वाले भी अपना डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्री का सेक्शन आ जाएगा, फिर आपका मेंसुरेशन है तो वो आ जाएगा, ऐसे अलग अलग, अलजेब्रा है तो वो सेक्शन लीजिएगा। तो इस तरीके से ये है पोल साइंस, इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे तो इन्होंने इक्वल इक्वल डाल दिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप भी इक्वल डालो। ठीक है, उसमें देखना पड़ता है, वो तो उस पे डिपेंड करता है, बिल्कुल डिपेंड करता है कितने चैप्टर्स है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जैसे 10th की साइंस की भी बता रही हूँ, साइंस का मुझे पता होता है क्योंकि मेरा अपना सब्जेक्ट है, बता रही हूँ। ठीक है, साइंस से हम लोग को पढ़ा तो लाइट वाला चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, मेटल नॉन मेटल चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा है, तो उस हिसाब से होता है वेटेज, आपको देखना होता है कि किसका कितना है। तो किसी किसी चैप्टर में कोई 10 मार्क्स का है, कोई 5 मार्क्स का है, तो वेटेज आप उस हिसाब से देख के लोगे। जरूरी नहीं है कि आप इक्वल वेटेज दो, तो यहाँ इन्होंने इक्वली डिवाइड कर रखा है 100 मार्क्स में 4 सेक्शन। हिस्ट्री का ज्यादा ही होता है। बिल्कुल, तो आप ये चेंज करके भी लिख सकते हो। आप जो अपना ब्लूप्रिंट बनाओगे, मुझे पेपर बना के दोगे, तो उसमें जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही बनाओगे, लेकिन हाँ वो नॉलेज वाला जो आप बनाओगे ना, तो 100 मार्क्स में ऐसे डिवाइडेड है, 50 का ही बनाना, 100 इतना बड़ा पेपर बनाने की जरूरत नहीं है, 50 एनफ है, आप 50 का बना के दोगे मुझे। उसमें ये रखना है कि नॉलेज सबसे ज्यादा रखनी है, अंडरस्टैंडिंग उससे कम रखनी है। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन रखनी है, और लास्ट में स्किल एंड क्रिएटिविटी रखनी है। बस ये आपको ध्यान देना है कि मैक्सिमम वो जाना चाहिए, मिनिमम ये जाना चाहिए। इसके बाद आप टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप कितना दोगे, शॉर्ट आंसर टाइप कितना दोगे। ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन कितने होंगे, 2 कितने होंगे, 3 कितने होंगे, 4 या मैक्सिमम 5 मार्क्स से देना चाहते हो तो मैक्सिमम कितने होंगे वो क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं। अब इन्होंने क्या किया, इंस्ट्रक्शनल, ऑब्जेक्टिव और कंटेंट के हिसाब से एक टेबल बना लिया, मर्ज करके। देखो, जैसे ज्योग्राफी में 25 करना था ना, तो ज्योग्राफी में फिर इन्होंने नॉलेज के क्वेश्चन डाले 8 मार्क्स के, अंडरस्टैंडिंग डाला 5 मार्क्स का, एप्लीकेशन डाला 10 मार्क्स का। ज्योग्राफी में एप्लीकेशन के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, नहीं होते,
मैप में वो लोकेट करना है, ठीक है, या वर्ल्ड मैप में कुछ करना है, या हमारे इंडिया के मैप है, तो एप्लीकेशन क्वेश्चन ज्योग्राफी में वैसे भी ज्यादा होता है, तो इसलिए एप्लीकेशन के क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, 10 नंबर के आए हैं। तो जो अपने अपने सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं ना, उस चीज का ध्यान रखना, किसमें एप्लीकेशन ज्यादा जा सकता है, किसमें हिस्ट्री में तो कोई एप्लीकेशन है ही नहीं, मतलब ही नहीं, मुश्किल से एक आधा नंबर का तुम दे दो, जैसे हिस्ट्री में इन्होंने कितने दे रखी है, 6 नंबर की एप्लीकेशन दे रखी है, इकोनॉमिक्स में 4 नंबर की दे रखी है, ठीक है। नहीं है तो आप ये वाला ना फोटो क्लिक कर लेना है, टेबल्स तो चाहिए तुम, ठीक है, टेबल्स ऐड करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद इन्होंने स्किल और क्रिएटिविटी कितनी दी है, 2 मार्क्स की। हिस्ट्री है, नॉलेज में 10 मार्क्स, ऑब्वियसली हिस्ट्री में याद करके लिखोगे ज्यादा, तो इन्होंने नॉलेज दिया है, 10 नंबर दिया, बिल्कुल सही है, हिस्ट्री तो ज्यादा याद करके ही लिखोगे आप। अंडरस्टैंडिंग 5 मार्क्स, एप्लीकेशन 4 मार्क्स, स्किल एंड क्रिएटिविटी 6 नंबर का दिएगा। पॉलिटिकल साइंस में नॉलेज 9 मार्क्स, अंडरस्टैंडिंग 7 है, एप्लीकेशन 4 मार्क्स है, और स्किल एंड क्रिएटिविटी 5 मार्क्स है। इकोनॉमिक्स में ऐसे ही नॉलेज 10 है, अंडरस्टैंडिंग 8 है, एप्लीकेशन 3 है, और स्किल एंड क्रिएटिविटी 4 है। मतलब इधर देखो आपका ये कंटेंट है, इधर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है, और टोटल हमने टारगेट लिया था हर एक सेक्शन का कितना जाना चाहिए, 25 जाना चाहिए, तो उस हिसाब से आपने इसको डिवाइड किया, ठीक है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट बंधा हुआ रूल नहीं है। आप भी एज अ टीचर अगर 100 मार्क्स का पेपर में आपको डिवाइड करने को दूं, थोड़ा बहुत 1-2 नंबर आपकी नॉलेज के हिसाब से इधर उधर हो सकता है, वो चलता है। हाँ, लेकिन ऐसा ना हो कि आप हिस्ट्री में सारा एप्लीकेशन भर रहे हो और नॉलेज या अपने 4 नंबर का 5 नंबर का कर दिया तो गलत हो जाएगा, 10 की जगह 8 बिल्कुल हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग बढ़ा के थोड़ी नॉलेज आप 2 नंबर कम कर रहे हो तो चलेगा, पर ऐसा नहीं कि आप नॉलेज हटा के आपने क्रिएटिविटी में डाल दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी देखते हो ब्लूप्रिंट भी बनाएंगे, ठीक है, इसमें नहीं दे रखा क्योंकि इंग्लिश वाले में, तो उधर से ही देख के हम ब्लूप्रिंट बनाएंगे, ठीक है। मार्किंग स्कीम करेंगे, क्वेश्चन पेपर लिखेंगे, एडिट रिव्यू करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ब्लूप्रिंट इसका। मैम वो तो सैंपल पेपर क्या होता है? कौन सा सैंपल? सैंपल पेपर में भी तो आएगा लिखा रहता है। जो बोर्ड सीबीएसई निकालता है सैंपल पेपर, तो वो सैंपल है ना, तो बोर्ड का पेपर कैसा आएगा आपके रिहर्सल के लिए, प्रैक्टिस के लिए? ब्लूप्रिंट तो मैं अपने बच्चों को बना के देखा। हाँ, ब्लूप्रिंट के टीचर देखिए बच्चों को कि शॉर्ट आंसर टाइप कितना आएगा, ट्रू फॉल्स कितना आएगा, ठीक है, चैप्टर मैं उनको बना के बिल्कुल। आजकल देखो, आजकल ना जितने भी अच्छे स्कूलों में आप जाओगे ना, ट्रांसपेरेंसी है। पहले हमारे टीचर नहीं बताते थे स्कूलों से कि जब पढ़ के आओ सारा दुनिया जहान हम देंगे, हमें जो देना है, ठीक है, पर अब ऐसा नहीं है। अब ना सारे टीचर्स को बताना पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्स तैयारी करवाते हैं ना, वो कंफ्यूज हो जाएंगे बैठ के कितने मार्क्स का क्या आप देने वाले हो। तो हमारे बच्चों का भी पूरा ब्लूप्रिंट आता है। ब्लूप्रिंट मतलब आपको ट्रू फॉल्स कितने का पढ़ना है, शॉर्ट आंसर टाइप कितने मार्क्स के आएंगे, लॉन्ग इतना आएगा, ये सब बताते हैं, ठीक है। तो आगे भी चल के आपको स्कूल वगैरह ज्वाइन करोगे तो ये चीज आपको भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी पहले से बना के। सिलेबस विद मार्क्स, आप जैसे मैथ्स का पेपर या एसएसटी का पेपर है, जितना भी सब्जेक्ट है वो दे दोगे, कितना भी चैप्टर आप दे रहे हो, मतलब 4 या 5 दे रहे होगे, उसमें शॉर्ट आंसर टाइप कितने मार्क्स के आएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप कितने मार्क्स के आएंगे, ये जैसे ये ब्लूप्रिंट ही हुआ ना सीबीएसई के साइंस में 20 एमसीक्यूज आने तो 20 नंबर के 1 मार्क क्वेश्चन है ना, उसके बाद 2 मार्क क्वेश्चन शायद 12 के आते हैं, तो इस तरीके से केस बेस्ड स्टडी शायद 3 आती है, तो 12 वो हो जाते हैं, और 5 मार्क्स के आते हैं, 3 मार्क्स के आते हैं। कोडिंग बना के देते हैं या फिर हमें ऊपर से मतलब बोला जाता है कि ऐसे ही आपको कौन सी, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन में बता रहे हैं, ब्लूप्रिंट आप बता दो, ये जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये टीचर अपने हिसाब से बनाए, आप एक्सपर्ट हो ना अपनी चीज के। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में क्या होता है, वो सर के ऊपर कोऑर्डिनेटर और कुछ कुछ रख देते हैं, हाँ ठीक है, तो फिर जैसे जिसको नहीं आता फिर उसको गाइड करेंगे, नॉलेज दिख जाती है, जिसको आता है वो अपने आप बनाओ, क्या दिक्कत है, बिल्कुल वो तो कई सालों से चल रहा है, उसी को देख के होना। हाँ, लेकिन नहीं, अभी जो एनईपी के हिसाब से थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, चेंज हुआ है। ये 60 मार्क्स के पेपर हो गए ना बच्चों के, उसमें बोला गया है कि 12 मार्क्स के इतने 1 मार्कर 8 मार्क्स से समथिंग ऐसा है। जब एनईपी में पूरी स्टडी करी थी, जब नया नया आया था, उसमें नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन भी दे रखा है आपको, कि कितने मार्क्स के 60 में भी डिवीजन कैसे होगा, ये प्रॉपर दे रखा है। हाँ, मैं एग्जैक्ट आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, एनईपी वाले उसमें है पूरा ड्राफ्ट में, तो उसमें ये भी बता रखा है कितने मार्क्स के कितने नंबर के क्वेश्चन जाने चाहिए। 60 में आपको 12 शायद एमसीक्यू ही जाने चाहिए, 12 या 14 या 12 ऐसा है, ठीक है, तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट करके दे रखा है उन्होंने, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, तो ये चीज तो डिस्ट्रीब्यूट करके दे रखा है कि 60 का पेपर भी किस तरीके से बनेगा। ऐसा नहीं कि आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल दो, गाइडलाइंस होती है, तो यू हैव टू फॉलो दैट गाइडलाइंस, उसके बनाने के पहले आपको फॉलो करना होता है, ठीक है।
जैसे इन्होंने अब टाइप ऑफ क्वेश्चन का भी एक डिसाइड कर लिया है कि लॉन्ग आंसर टाइप जो मैम मुझे 2 देना है, शॉर्ट आंसर टाइप 10 देने हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप 20 देने हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने मार्क्स का पेपर है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ऐसा ही है ना, पहले कम से ही इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से ऐसे डिसाइड करके तब चलना पड़ेगा। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव टाइप इन्होंने बोला 20 क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप 10 क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप 2 क्वेश्चन, इस तरीके से। मैम ये मगर उल्टा तो नहीं हो सकता ना, पहले सबसे ज्यादा मार्क्स का फिर उससे कम नहीं, हमेशा कम से ज्यादा ही होगा ना, हमेशा कम से ज्यादा ही होता है मोस्टली। ठीक है, क्योंकि पहले हम एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स यही सब देते हैं, उसके बाद एंड में लॉन्ग वाले आते हैं। हमेशा पैटर्न तो हमेशा यही चलता है, कभी नहीं चलता कि स्टार्टिंग में ही आपने 5 नंबर क्वेश्चन डाल दिए, पीछे आप ऑब्जेक्टिव नहीं, तो गलत हो जाएगा। आप कभी ये फॉर्मेट कहीं भी फॉलो नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं ब्लूप्रिंट कैसे बनाएंगे। मैम होता है हमारे कौन बनाता है? बीएड में तो सारे बराबर, तो बीएड नहीं, आप बीएड इसमें जो पढ़ रहे हो तो आपको स्कूल टीचिंग का पढ़ा रहा है ना, स्कूल टीचिंग के हिसाब से। ये तो स्कूल टीचिंग का पढ़ रहे हैं ना, बीएड तो स्कूल के पेपर्स का ही बताएगा आपको। सारी दो क्वेश्चन देखो 50 मार्क्स का एक ब्लूप्रिंट बना हुआ है, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, 50 मार्क्स तो हमने 100 का देखा, एग्जांपल्स देख रहे हैं हम ऐसे जो ब्लूप्रिंट देख रहे हैं 50 मार्क्स का देख रहे हैं। ठीक है, अरे मार्कर एक बार पूछना चाहिए तुमसे, मार्कर पिछली बार नया आया था, बोला मैम वो नया मार्कर मांग रही है। ये देखो पढ़ना जरा लिखेंगे। कोई बात नहीं, उससे कोई नहीं, आपको पैटर्न समझना है बस। ठीक है, आप कितने का बनाओगे? आप 50 का बनाओगे। मैंने आपको बोला है पेपर 50 का बनाने के लिए, अभी बना दे रही हूँ 50 वाला, भी लिख लो या फोटो ले लो जैसे। ठीक है, लो। ठीक है, एक पैटर्न समझ में आ जाएगा। अरे नहीं वो डाल दीजिए। अरे ये दिशा ले ले सही मुझे ठीक है, बता दो। ठीक है, ठीक है, ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन इसमें से आता ही है क्या कहते हैं ना, वस्तुनिष्ठ तो ऑब्जेक्टिव को बोलते हैं। ब्लूप्रिंट को है कोई पर्टिकुलर हिंदी वर्ड मुझे याद नहीं आ रही, ब्लूप्रिंट ही दे रखा है हिंदी की बुक में भी। हिंदी की बुक में भी प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट को ब्लूप्रिंट तैयार करना ही बोल दिया। हिंदी में क्या बोलते हैं? नीला छाप। ये ऐसे ट्रांसलेटर होंगे फिर तो ये लैंग्वेज ही डुबा देंगे, ये नीला छाप। ये देखो इसमें इन्होंने ना ऐसे टाइप, ऐसे टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, परीक्षा योजना। हाँ, परीक्षा योजना भी नहीं फिट आ रहा है। नीला कुछ कहते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। देखो ये उचित है। अरे लास्ट टाइम वाले पेपर भी नहीं था। बीएड तो कर देगा और तो नहीं कर देंगे। 50 मार्क्स का ब्लूप्रिंट। ठीक है, इस तरह से बना लेंगे। एक बार जरा हाँ भी ले लेना, समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पे जो एग्जांपल लिया हुआ है ना, मैथ्स के सब्जेक्ट का लिया है। ठीक है, ये तो आप टॉपिक तो अपने हिसाब से डाल देना। ठीक है, लैंग्वेज का तो सबका सेम ही होता होगा। हिंदी इंग्लिश तो सेम ही होता है।
संस्कृत, हाँ लैंग्वेज, लिटरेचर, लैंग्वेज में सब वही होता है, सेम होता है, ठीक है। तो जैसे मैक्सिमम मार्क्स 50 दिए हैं, सब्जेक्ट आपको टॉपिक के साथ हेडिंग डालनी होती है, यहाँ पे डाल देना सब्जेक्ट है, जैसे मैथ्स है, हेडिंग में डालना, चलो प्रॉपर लिख के देते हैं कैसे लिखना है। मैम इसको बनाना होगा पेपर, बिल्कुल बनाना होगा, ब्लूप्रिंट बनाना होगा, ठीक है। सब्जेक्ट मैथ्स, मैथमेटिक्स पूरा लिखना है, अपना सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। इधर पीरियड है तो टाइम लिखना, ठीक है। सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर्स कौन कौन से हैं और मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितना है 50। टाइम कितना है मैम? 1.5 घंटा। 50 के लिए 1.5 आवर, ठीक है। 100 के लिए 3 आवर्स स्टैंडर्ड टाइम है ना, तो 50 के लिए आप 1.5 आवर करेंगे। लेकिन अभी जो एनईपी के हिसाब से जो फॉर्मेट चेंज हुआ है ना 6 to 8 में, 50 के लिए 2 आवर्स है और 60 मार्क्स के लिए 2.5 है, कुछ ऐसा ही है टाइमिंग, ठीक है। हाँ 2.5 होता है, 50 के लिए 2 है, जो 5th क्लास में 50 का पेपर हुआ है ना, मेरा बेटा है, मुझे पता है। हमारा भी तो 2 ही घंटे में ही होता है। 60 के लिए कौन सा बीएड वालों का, हाँ बीएड वालों का, वैसे स्कूल उसमें देखोगे तो ये टाइम कर रखा है। ये मैम ये क्लास में है ना, ये चैप्टर्स है, सीएचएस चैप्टर्स आपने कौन कौन से लिए, नंबर ही डालना है, इसमें नाम वगैरह बताना, नाम नीचे लिखेंगे ना टॉपिक से, चैप्टर्स कौन कौन से चैप्टर्स लिए आपने, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं सीरियल नंबर, फिर आपका आ जाएगा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में आपका आ जाएगा नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन लिखा है कि कुरुक्षेत्र की बुक में, कोई परेशानी नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन लिखिए, अंडरस्टैंडिंग लिखिए, ठीक है, सेम चीज। अब अंडरस्टैंडिंग लिखते हैं, पहले हमने अंडरस्टैंडिंग के साथ डिवाइड किया था, अंडरस्टैंडिंग समझ, फिर एप्लीकेशन, थोड़ा छोटा रखना, एप्लीकेशन का मतलब मैम प्रयोग है। हाँ तो जो नॉलेज आपके पास है ना उसका यूज करके आंसर करना है, स्किल कला, स्किल एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। और लास्ट में टोटल, ठीक है। इसके नीचे फिर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, क्लास में और भी फोन करना, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में फिर यहाँ पे 3 सेक्शन बन जाएंगे, लॉन्ग, शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव, 1 मार्क वाले, ठीक है। ऐसे ही सब में 3 सेक्शन हो जाएंगे, लॉन्ग, शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मींस 1 मार्क, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है आपको। लेकिन ये आसान है, तुम सीख जाओ तो तुम्हारे आगे काम आएगा, खाली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, वैसे भी सोचो। नहीं ब्लूप्रिंट तो ऐसे ही बनता है जिसमें सब कुछ आपका इंक्लूडेड होता है, ठीक है। वो तो पहले प्लानिंग में रफ रफ जो लिखते हैं और एक बार एक्सपीरियंस हो जाता है तो इतना तो लिखते भी नहीं, कहीं भी रफ से लिख लो, मेन ये चीज होती है, मेन आपका फाइनल ब्लूप्रिंट हो। जब आप एक्सपीरियंस टीचर, आपको पता है कितने मार्क्स का देना है, उसको लिखते रटते रहने की जरूरत है, ये होती है फाइनल चीज, ठीक है। फिर आते हैं टोटल, तो लॉन्ग, शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग, शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पे है टॉपिक्स, टॉपिक्स बोल लो, चैप्टर बोल लो, ठीक है, जो भी आप डालो। तो यहाँ से नंबर 1, नंबर 2, मान लो 4 सेक्शन में है, 4 चैप्टर्स है, ठीक है। 50 मार्क्स के लिए कितना होगा, 4 चैप्टर एनफ है, इससे ज्यादा कोई देता भी नहीं है, ठीक है। 3 या 4 ही होते हैं 50 मार्क्स के लिए, तो इतना एनफ है। तो टॉपिक्स या चैप्टर्स जो भी आपने लिया है, ठीक है, उनके नाम लिखने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद उस चैप्टर में से नॉलेज के क्वेश्चन कितने हैं, ठीक है। मान लो फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में इनका क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है,
वन क्वेश्चन है 1 मार्क का। 1 मार्क का क्वेश्चन एक है, ऑब्जेक्टिव में से भी 1 मार्क के होते हैं और मैक्सिमम 2 1 मार्क के क्वेश्चन, ठीक है। 1 क्वेश्चन, ये 1 मार्क का 1 क्वेश्चन फिर सेकंड चैप्टर में ले लिया इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मान लो 1 मार्क का यहाँ भी 1 है और यहाँ पे मान लो 2 मार्क्स के 2 है, मतलब एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। 2 2 मतलब 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन है, मतलब एक एक नंबर का 2 है, ठीक है। ये उसके बाद मान लो इस चैप्टर में हमने 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया है, इसमें लॉन्ग में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल में कुछ और है, मैं अपने हिसाब मान लो इसमें शॉर्ट की तुम्हें रीड नहीं लगी या तुम्हें सीधा ऑब्जेक्टिव तो सब में से तो नहीं दे सकते ना, 50 नंबर आपको कवर करना है, तो 5 मार्क्स का यहाँ आपने एक दे दिया। और इसके बाद अंडरस्टैंडिंग में 4 क्वेश्चंस है, 2 नंबर के 4 क्वेश्चंस, ठीक है। मैम ये तो हो गया आपका 5 10 4 14 नंबर का पेपर हो गया। 2 नंबर के 4 क्वेश्चन, नंबर क्या 16 नंबर का होगा। रुक जाओ एक मिनट। 3 नहीं 4 क्वेश्चन है ना 2 नंबर के, 8 ये हो गए, 8 9 10 11 12 13 14 3 2 7 20 4 नंबर है, 4 नंबर है, ये मार्क्स है और ये क्वेश्चन है। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। ब्रैकेट वाला क्या है आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन। 8 हो गए ना 8 हो गए, हाँ ये 8 हो गए फिर। नहीं रुक जाओ, ये है मार्क्स है, 2 नंबर के 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं ओवरऑल मार्क्स 4 है, ठीक है। तो 2 नंबर के 2 क्वेश्चन, ठीक है, 2 नंबर की ये वाला मार्क्स हो गया, ये याद है, ये हो गया मार्क्स, ठीक है। टोटल 4 होने चाहिए तो उसके लिए आपको 2 नंबर के 2 क्वेश्चन देने पड़ेंगे, ठीक है। ये टोटल मार्क्स हो गए और ये इंडिविजुअल मार्क्स हो गए, 8 मार्क्स। हाँ 8 नहीं हुए, ठीक है। ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन होना चाहिए, टोटल 4 होना चाहिए, तो नंबर दोगे आप 2 क्वेश्चन दोगे उसका, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें मेंशन नहीं है, ये इंडिविजुअल क्वेश्चन का नंबर मेंशन है, ये टोटल नंबर मेंशन है, ये टोटल नंबर। 2 नंबर। हाँ 2 नंबर के क्वेश्चन होने चाहिए, टोटल 4 होने चाहिए, तो कितने दोगे, 2 ही तो दोगे, मतलब इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन मेंशन नहीं है, तो कितने मार्क्स से क्वेश्चन है और टोटल मार्क्स आप कितना दे रहे हो ये मेंशन, ठीक है। तो ये लिखो, तो ये क्या होगा 5 नंबर होने चाहिए टोटल, ठीक है। और एक क्वेश्चन, हाँ 1 नंबर का क्वेश्चन। 1 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए मार्क्स और टोटल मार्क्स, फिर 5 या तो आपने डिवाइड करके दे रखा है एक एक पोर्शन में, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये दे रखा है, ठीक है। 4 होने चाहिए टोटल आपके, ये हो गया 4 और 2 6, तो इस तरीके से डिवाइड कर रखा है। तो पैटर्न समझ में आया, बनाना आपको खुद से ही है। मैम ये तो सबका अलग अलग भी हो सकता है। बिल्कुल अलग होगा, मैं तो कह ही नहीं रही ना, हर सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग होगा आपका, ठीक है। हर सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग होगा आपका, हिंदी वालों का अलग होगा, मैं कह रहा हूँ लिटरेचर वालों का 4 सेक्शन फिक्स है, और चैप्टर वाइज आप लोग तो उस वाइज ले लो, ठीक है। चैप्टर वाइज लिटरेचर सेक्शन में, ठीक है, सेक्शन वाइज आप डिवाइड करके लिटरेचर, और ब्रैकेट में देखो ऐसे इंग्लिश वाले अगर बना रहे हो ना तो ऐसे लिटरेचर है जैसे, तो चैप्टर मान लो 2 और 3 2 चैप्टर दे रखे, ठीक है। ग्रामर आप डाल रहे हो तो ग्रामर में मान लो आप प्रीपोजिशन और नाउन कुछ ऐसा दे रहे हो तो वो आप लिख लो। अब तो आते ही नहीं कराऊंगा। क्यों, छोटे बच्चों के जिस सेक्शन में नाउन होगा वहां फिल करने के लिए तो देते हैं ना, ऐसा किसने बोला नहीं देते। ग्रामर बहुत आता है, ग्रामर तो बहुत आता है सेक्शन, ग्रामर के क्वेश्चन बहुत आते हैं। हाँ वो नहीं आते पुराने जमाने की तरह, वर्ड डिफाइन नाउन ये नहीं आएगा, एप्लीकेशन आती है, डेफिनेशन बंद हो गई है, ठीक है, डेफिनेशन बंद हो गई है, बहुत पुराना फॉर्मेट है। एप्लीकेशन आती है, डेफिनेशंस नहीं आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बच्चा नॉलेज को अप्लाई करता है, ये नहीं पूछते कि व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन, व्हाट इज एडजेक्टिव, ये नहीं है, ठीक है। तो लिटरेचर हो गया आपका, ग्रामर हो गया, रीडिंग सेक्शन हो गया, सबसे पहले रीडिंग आएगा, ठीक है, सीक्वेंस से गड़बड़ हो रहा है, रीडिंग होगा, राइटिंग। इंग्लिश का बना रहे हैं ना, हाँ ये इंग्लिश का, हिंदी का बनाएंगे तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। संस्कृत है किसी का तो भी ऐसे ही हो जाएगा,
रीडिंग राइटिंग लिटरेचर लिटरेचर तो साहित्य हो गया। लास्ट में होता है। अगर मैम कोई अपोजिट बनाए तो हाँ कोई अपोजिट बनाए तो अपोजिट बनाए तो मतलब पहले उसने दे दिया ग्रामर और ये तो नहीं देना चाहिए ना। नहीं, ये होता ही नहीं है। आपको पेपर का देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ना, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, मेरे लिखने में ये हो गया, वही तो मैं कह ही रही हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले रीडिंग आती है, चलो तो ठीक ही है, रीडिंग आएगा, ठीक है। फिर रीडिंग के बाद लिटरेचर आता है, रीडिंग के बाद लिटरेचर आता है, फिर ग्रामर आता है, फिर राइटिंग आती है, राइटिंग लास्ट में आती है। नहीं नहीं, लिटरेचर लास्ट में नहीं आता, रीडिंग के बाद ही लिटरेचर आता है। इसको ठीक कर दी तो अपने हिसाब से कर लेना, ये प्रॉपर लिख दे रही हूँ ना। ग्रामर भी हो सकती है, पहले लिटरेचर के बाद ग्रामर भी दे देते हैं। ग्रामर की मैं ऐड में राइटिंग कह रही हूँ, ठीक है। रीडिंग, लिटरेचर, ग्रामर, राइटिंग, ग्रामर, राइटिंग। तो इस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, नीचे परसेंटेज भी लिख देना है, जो हमने पहले डिसाइड किया था परसेंटेज डिवाइड किया था वो लिखना है। एल मतलब लॉन्ग आंसर टाइप, एस मतलब शॉर्ट आंसर टाइप और ऑब्जेक्टिव मतलब 1। शॉर्ट आंसर टाइप आपने 2 मार्क्स के लिए है, सेकंड में ग्रामर है, कहीं कहीं दे देते हैं, सेकंड में ग्रामर, फिर लिटरेचर, फिर राइटिंग। रीडिंग तो सबसे पहले आता है, रीडिंग। हाँ ये दोनों आगे पीछे करते हैं, पर राइटिंग एंड में और रीडिंग फर्स्ट में जाता है हमेशा। आखिरी में टेक्स्ट बुक आता है, लिटरेचर लास्ट में। ये बोल रहे टेक्स्ट आखिरी में क्या है? टेक्स्ट राइटिंग ये के पहले तो आती बोला है। है इसको परफॉर्म क्या करते हैं आगे के फादर की बात से राइटिंग कोई बात नहीं, ठीक है। इसका तो फॉर्मेट हम देखेंगे, रीडिंग तो फर्स्ट में ही आता है हमेशा, आंसर मैसेज स्टैंडर्ड फर्स्ट में ही आएगा, ठीक है। ग्रामर राइटिंग तो एंड में ही आता है, हमें हिंदी में लिखने पेपर में पात्र मतलब लास्ट में ही आएगा, निबंध लास्ट में ही आता है आपका, ठीक है। कोई बात नहीं। हाँ रीडिंग पहले आती है। सेकंड नंबर पे भी आता है बहुत, तो मैं अपने अपने ना फॉर्मेट के हिसाब से, ठीक है। गलत पेपर बना ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सेक्शन लेकिन आपके चारों प्रॉपर डिवाइडेड होने चाहिए, इसका ध्यान रखिए। सेक्शन आपके प्रॉपर 4 सेक्शन डिवाइडेड होने चाहिए पेपर में। अगर मान लो मैं पेपर में ना लिखे तो क्यों लिखना पड़ेगा आपको? सेक्शन ए रीडिंग है, सेक्शन 2 राइटिंग, लिखना पड़ता है। वो तो बच्चों को भी आती होगी ना ना ऐसे नहीं है, आज तो सब कुछ आपको लिखना पड़ता है। बोर्ड तक के पेपर में आपको सेक्शन ए कंटेन्स 1 मार्क के डिफरेंशिएट, नहीं स्कूल के पेपर में भी लिखा होता है, स्कूल के पेपर में भी आपको लिखा होगा इंग्लिश हिंदी सब में, ठीक है, लिखा होता है। मैम मैंने तो देखा पेपर में क्लास में तो देखिए वो तो फिर वो ऊट पटांगी केस है ना, वो गलत ही है ना। मैम अब जो सीबीएसई का 12th क्लास के पेपर आ रहे हैं और 10th क्लास के किसी पेपर पे क्लास कर रहे हैं, क्यों? जिस दिन से लिखा हुआ है पेपर उस दिन से क्लास नहीं होती, मैं तो पेपर लाता हूँ इससे बोर्ड के पेपर में कोई क्लास मेंशन नहीं होती है, क्यूआर कोड लिखा होता है, क्यूआर कोड लिखा होता है, क्यूआर कोड लिखा होता है, वो स्कैन करते हैं हम फॉर्म पे। नहीं बोर्ड की नहीं बात कर रहे, स्कूल के पेपर जब आप बनाओगे तो लिखना है ना आपको क्लास का का रहता है मतलब 11th और 12th में होता है। अच्छा पता ही नहीं लगेगा किसका पेपर अल्लाह की दुकान। देखिए अगर सेक्शन है, लिसन, आपने अपने पेपर में इसमें नॉर्मल डिवाइड कर रखा है, तो सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली हमने बोला 1 मार्क का क्वेश्चन हमेशा उसमें ही आएंगे, सेक्शन ए में ही आएंगे, उसका सेक्शन बी में लॉन्ग एंड शॉर्ट और लास्ट में ऐसे टाइप क्वेश्चंस आते हैं। ये जो फॉर्मेट थोड़े जनरली डिवाइड कर रखा है उस हिसाब से। और बाकी आप इंग्लिश का बना रहे हो तो सेक्शन वाइज आप डिवाइड करके बनाओगे 50 मार्क्स का। अब इसमें टीचिंग सब्जेक्ट इसका कौन-कौन सा है, किस-किस पे बनाओगे पहले ये बताओ। मैं संस्कृत में बनाऊंगा, संस्कृत मुझे आती नहीं है, मैं कैसे चेक करूंगी? दूसरा टीचिंग सब्जेक्ट कौन सा है? समाधि क्या हुआ? मैम मैथमेटिक्स
मैम मैथमेटिक्स का लास्ट सेक्शन कौन सा होगा? फर्स्ट अलजेब्रा, मेंस्ट्रुएशन, ज्योमेट्री एंड लास्ट वन? मैथ्स का ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें आपको ना ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग के हिसाब से डिवाइड करना है मैथ्स में, ठीक है? ऐसे ओके। डिवाइड करना है आपको। मगर मैम एसएसटी में तो चारों बराबर एसएसटी में भी वैसे ही आएगा, ऑब्जेक्टिव तो पहले ही आएगा, उसमें मिक्स ही आएगा फिर आपका, ठीक है? अगर 10 नंबर के एमसीक्यूज डाल रहे हो, 5 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स से 12-15 तो आपको करने ही है, वो 5 से ठीक है? उसके बाद आपका सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान एसएसटी कह रहे हो ना, अब एसएसटी का बना है। संस्कृत मैंने कभी पढ़ी ही नहीं है, मुझे नहीं पता, संस्कृत नहीं आती मुझे, ठीक है? आप बताओ आपका इंग्लिश है, इंग्लिश का बना लो आप। इकोनॉमिक्स की तो फिर बड़ी क्लासेस नहीं आती है। मैम ब्लूप्रिंट बनाए जो भी इंग्लिश बनाओगे, मैम ब्लूप्रिंट बना के लाए या क्वेश्चन पेपर? दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। पहले ब्लूप्रिंट बनाइए और उसी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर बनाइए, ठीक है? आपका सब्जेक्ट जो मर्जी आपका बना लो आप। मैंने बनाया है हिंदी एसएसटी एक तो सबका एक जैसा, खबरदार लेके चीटिंग, इधर के हिंदी का एक ने बनाया, दूसरे ने फोन पे मांगा और लेके आ गया, ऐसा नहीं, सब अपना अपना बनाओ, अलग अलग बनाओ, ठीक है? नेक्स्ट संडे सबमिट करना है आपका। क्या है? इंग्लिश, ठीक है? जैसे 50 नंबर का बना लो ना मैम, 50। हाँ 50 का ही बनाना है। देखो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज गिवन इनसाइड द ब्रैकेट एंड स्कोर आउटसाइड द ब्रैकेट। क्या क्वेश्चन पेपर एक हम बनाते हैं वो अलग होता है, नहीं बट इसमें एक दिया होता है ना कि ऐसा आपको क्वेश्चन पेपर बनाना है, वो दिया में तो बोला था। अच्छा फाइनल पेपर, 6 to 10 का बना लिया ना। हाँ बीएड में वही एप्लीकेबल है, वही बनाना है आपको, ठीक है? ऊपर हेडिंग वेडिंग तो बताया ना आपको, हेडिंग तो बताया ना, सब्जेक्ट है, टाइम अलाउड, ठीक है? टाइम कितना देना है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, ये सब चीजें मेंशन करनी है, ठीक है? ये सब चीजें मेंशन होनी है। और पहले तो स्कूल का नाम वाम मेंशन होता था, अब तो स्कूल का नाम भी नहीं लिखते, अब स्कूल का नाम नहीं लिखते, बंद कर दिया स्कूल का नाम वाम लिखना। क्यों पता है? आजकल वो सोशल मीडिया पर फोटो क्लिक करके ना डाल देते हैं, इस स्कूल का पेपर देखो, ये सब चीजें, बहुत चीजें हैं। नहीं प्राइवेट में ही बंद हो गया, मेरा बेटा प्राइवेट में ही है, आप नहीं लिखते, बंद कर दिया नाम वाम। कुछ में लिखते हैं, हाँ कुछ में बंद हो गया है, ये फॉर्मेट ऊपर स्कूल का नाम लिखना बंद हो गया है, ठीक है? अब नहीं लिख रहे हैं, बहुत सारे स्कूल वाले ऊपर नाम नहीं लिख रहे हैं स्कूल का, सीधा पेपर हाफ ईयरली टर्म 1 टर्म 2 जो भी होता है हेडिंग वो डालेंगे, ठीक है? तो आप भी डाल देना अपना टर्म 1 एग्जामिनेशन, टर्म 2 जो भी है 50 मार्क्स का बनाना। और जैसा डिवीजन होगा यहाँ पे मार्क्स का वैसा होना चाहिए, मतलब नॉलेज के लिए आप कौन कौन से एक्शन बॉक्स यूज करोगे या वर्ड्स यूज करोगे, नॉलेज के लिए कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन दोगे मुझे बताया? डिफाइन, नेम, ठीक है? ये सारे प्रैक्टिस है ना जो आप ये प्रैक्टिस है ना, ताकि आप कहीं जॉब करो तो आपको और एग्जाम के लिए भी हो जाएगा प्रिपरेशन, है ना? एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। मैम अगर टाइप्स आए कहाँ पे फाइलें मिली हुई है? माइक्रो और मेगा, माइक्रो लेसन प्लान होता है, एक मेगा लेसन प्लान होता है, वही तो मिला होगा आपको। मैम जैसे टाइप्स वगैरह जो आए हैं और किसी के बारे में जैसे लाइक सॉइल के टाइप्स ऑफ सॉइल, अंडरस्टैंडिंग, और उसी का यूज अगर हमें बताना हो कि पानी से मिलता है ये, अगर कुछ पानी के थ्रू आता है, चट्टानों का आता है, टाइप्स आपका उसमें आ जाएगा, टाइप्स नॉलेज में ही आ जाएगा, याद करके ही तो बताओगे टाइप्स, ठीक है? बट अगर हम यूजेज बोले तो अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा, यूजेज अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा, ठीक है? टाइप्स पूछ रहे हो ना किसी चीज का तो वो नॉलेज में आता है, टाइप्स की भी आप याद करके फिर बताओगे, और यूजेज ठीक है? अंडरस्टैंडिंग कॉन्टेक्ट फोर्स नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स तो आप याद करके ही बताओगे, ठीक है? तो टाइप्स बताओगे वो नॉलेज में आता है। ये हमारे एसएसटी में जो एप्लीकेशन अगर है जिसमें वो जो एप्लीकेशन में मैं आपको अलग हो गया और मैम इसमें स्किल एंड क्रिएटिविटी में स्किल में भी आता है वो मैप वाले की मार्किंग ना, वो एप्लीकेशन में वो सब भी आता है क्वेश्चन, जैसे कि एसएसटी वाले में जैसे ज्योग्राफिकल उसमें या पॉल्यूशन वगैरह भी तो आता है ना एसएसटी में, तो एप्लीकेशन में आपको कम करने के लिए आप वे सजेस्ट करो, ठीक है? तो ये सब भी आप कर सकते हो, एप्लीकेशन बेस्ड में आ जाता है।
क्या ये रहा मैम ने जो पेपर बनाया था वो तो ब्लूप्रिंट के साथ बना के लाइएगा, आप जो भी बनाया था, ठीक है। सबमिट करना है नेक्स्ट क्लास में। ऑनलाइन स्टूडेंट आ जाएगा। क्रिएटिविटी में ड्राइंग वगैरह किसी चीज क्या बनाने के लिए दे रहे हो ना, वो क्रिएटिविटी में आ जाता है, ठीक है। यही तो सिलेबस है। और जस्टिफिकेशन भी आ जाएगा, जस्टिफाई, ठीक है, वो भी आ जाएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लास, ऑनलाइन स्टूडेंट्स यस मैम। हाँ, आप लोग बना के ना फोटो सेंड कर देना, मुझे मिल जाएगा, मैं देख लूंगी। मैम क्या बनाना है? ब्लूप्रिंट और क्वेश्चन पेपर। एक ब्लूप्रिंट बनाना है आपको 50 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर का, जैसे मैंने बताया, ठीक है। और उसी ब्लूप्रिंट को बिल्कुल रिफ्लेक्ट करता हुआ एक आपको क्वेश्चन पेपर बनाना है। जैसा डिवीजन आपने यहाँ किया है वैसा ही पेपर में दिखना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने बोला नॉलेज वाले क्वेश्चन के लिए आप डेफिनेशन पूछ सकते हो, आप नेम द समथिंग पूछ सकते हो। जैसे मैंने ग्लैंड का नाम पूछ लिया, हार्मोन कौन सा रिलीज होता है, टाइप्स आप पूछ सकते हो, ये सब नॉलेज में आता है। अंडरस्टैंडिंग में एक्सप्लेन करने को बोल रहे हो, डिस्क्राइब करने को बोल रहे हो, डिफरेंशिएट करने को बोल रहे हैं, ये सब एक्सप्लेन में आता है, सॉरी अंडरस्टैंडिंग में आता है, या कॉम्प्रिहेंशन हम उसको बोलेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन में फॉर्मूला अप्लाई करके कुछ सॉल्व कर रहे हैं, जैसे साइंस वाला मैंने एग्जांपल दिया, वो सब एप्लीकेशन में आता है। स्किल एंड क्रिएटिविटी में ड्राइंग जस्टिफिकेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना है। लाना नेक्स्ट टॉपिक मेरी बुक है। अंडरस्टैंडिंग में एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, डिफरेंशिएट, इंस्ट्रक्शंस लिखना ऊपर, ठीक है। जैसे ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी या सेक्शन ए में से ऑप्शनल है, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन देना है, इंस्ट्रक्शन लिखना है। टाइम लिमिट बतानी है, स्कोरिंग आपको लिखनी है, सेक्शन ए में इतने मार्क्स है और बाकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स लिखना है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है इसमें अचीवमेंट टेस्ट में? क्या दे रहा पेपर? इसमें तो एक ओरल इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि बात मत करना, ये वो ओरल जो टीचर बताती है वो नहीं। आप रिटन में जो इंस्ट्रक्शन देते हो पड़ता है क्या मैम, जो इतने मतलब सारे क्वेश्चन अनिवार्य है? अगर आपका सारा अनिवार्य है तो आप लिख देगा इंस्ट्रक्शन में ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, रीड द पेपर केयरफुली एंड मैम जो लैंग्वेज के पेपर होते हैं उसमें तो मोस्टली सारी करनी हां शॉर्ट वर्ड आंसर टाइप में से 5 दे रहे हो 2 नंबर के ना, तो कोई 6 दे देता है कि ऑप्शन है एक आधा एक्स्ट्रा दे देते हैं कभी, ठीक है। ये करते हैं, इससे ज्यादा, ठीक है। या लेटर या उसमें ऑप्शन दे देते हैं ना मैम, वो नीचे देते हैं बट ऊपर जो इंस्ट्रक्शन होता है ना उसमें लिखा होता है ऑल क्वेश्चंस। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, आप तो आप नहीं लिखोगे जब किसी सेक्शन में आपके ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें कैसे लिखोगे? पेपर दे रखा है ना पीछे, सभी प्रश्न अनिवार्य है, तो सभी प्रश्न अनिवार्य है तो अनिवार्य ही है, फिर और वाला कैसे? बट इसमें भी तो ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन दे रखा है। मैं भी वही बोल रही हूँ कि ऐसा होता है ऊपर लिखा होता है बट ये ऑप्शन ना हमारी चॉइस होती है। वो सेक्शन वाइज जो आप बोल रहे हो ना, वो डिवाइड हो गया सेक्शन। हाँ, सेक्शन है, सेक्शन बी, फिर अलग अलग होता है। ऊपर लिख सकते हैं, ऊपर एक सेक्शन भी दी होती है, ये 10th हाँ, भी उसमें लिखा होता है कि आपको ऑप्शन है, आप चूज कर सकते हो अकॉर्डिंगली, वो लिखा होता है, ठीक है। अरे पीछे लिखा तो है। नहीं मैम, देखो अगर आप ऑप्शन देते हो स्कूल का पेपर में बता रहे हो, बीएड का पेपर मत देखो, स्कूल का पेपर आप दे रहे हो, और अगर आपके किसी सेक्शन में ऑप्शन है तो सेक्शन वाइज आप लिख दो कि सेक्शन ए बी सी कंपलसरी, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, इन सेक्शन डी यू हैव ऑप्शंस, ठीक है। चूज अकॉर्डिंगली या कुछ भी आपको लिखना पड़ेगा। मैम बट जो लैंग्वेज के पेपर होते हैं उसमें उसी में लिखा होता है, सब में लिखा होता है, सब में लिखा होता और है। बाकी सारे का ऑप्शंस होते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऑप्शन तो आप देना चाहो तो, और जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि लिटरेचर के 5 क्वेश्चन दे रहे हो, आप 4 क्वेश्चन दे, उसमें 4 की जगह 5 दे दो, एनी 5 होता है ना, वैसा होता है। या आप राइटिंग सेक्शन में जैसे लेटर दे रहे हो, ठीक है, फॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर या इनफॉर्मल में ही है। मैम आता है जैसे आर्टिकल देते हैं ना, आर्टिकल और ऐसे में से आपकी चॉइस है, आप क्या करना चाहते हो। आप तो लिखोगे ना इस सेक्शन में, वही तो कह रही हूँ, इस सेक्शन में या ऑप्शन है तो चूज अकॉर्डिंगली या रीड केयरफुली, ठीक है, ये सब तो आप लिखोगे, तो ये लिखना होता है। जो जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो लिखना है। शब्दों में इतने नंबर होंगे,
हाँ वो वर्ड लिमिट भी आप लिखते हो, वर्ड लिमिट भी तो लिखते हो लिटरेचर में, ठीक है, ये सब चीजें मेंशन करनी पड़ेगी आपको। इंक्लूडिंग ब्लूप्रिंट बोला है ना, तो ब्लूप्रिंट आपको बनाना ही है और उसके अकॉर्डिंग में पेपर बनाना है। अब न्यू ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन असेसमेंट, अब एक बार केयूके का सिलेबस देख लेते हैं, उनका है या नहीं है, लाओ दिखा दो एक बार। सेमेस्टर सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम जो है, देखो एक बार, लाओ बुक दो। हाँ वही तो है, सेमेस्टर सिस्टम लास्ट ईयर की था, लाओ दो। ज्यादा पढ़ेगी तुम नहीं पढ़े हो, मुझे क्यों बोला लास्ट ईयर नहीं पढ़ा, उसमें थोड़ा मैम से पूछो क्या कौन से था। पेपर में तुम्हें सब याद है? क्या था लास्ट मैं भी याद सेमेस्टर सिस्टम। हाँ क्लास ये आ गए ना, बस अब बातें बहुत बात करते हैं। अचीवमेंट टेस्ट, स्टेप प्रोसीजर एंड यूजेस, डायग्नोस्टिक टेस्ट, सीसी आ गया, ग्रेडिंग जो है वो नहीं ना, ये बंद ही हो गया ये। बुक दे दो, उसके फ्रंट में भी तो है सिलेबस, बुक का सीसी वगैरह आ गया, ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट आ गया। डायग्नोस्टिक भी है ना, पहले डायग्नोस्टिक कर लेते हैं। यूनिट थर्ड पे आते हैं, सेकंड यूनिट आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है, थर्ड यूनिट पे आते हैं। यूनिट थर्ड देखो, इंस्ट्रक्शन के लिए कोई डाउट हो ना, तो स्टैंडर्ड जो सीबीएसई के इंस्ट्रक्शन होते हैं ना, वो आपके 9 के 10 के सैंपल पेपर में मिल जाएंगे। वहां देखो एकदम स्टैंडर्ड तरीके से कैसे इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है, वहां प्रॉपर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल वैसे ही आप प्रॉपर अपना कर लेना, ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि नेट पे सर्च करोगे किसी और स्कूल का आएगा जो स्टैंडर्ड नहीं होगा। 9 10 का कोई भी सैंपल पेपर निकाल लेना अपने सब्जेक्ट का, उस पे जो डली होगी इंस्ट्रक्शन, ठीक है, क्योंकि आपका 50 मार्क्स का है तो आप उसके हिसाब से चेंज कर लेना, पर जो गाइडलाइंस होगी वो तो स्टैंडर्ड जैसे देना चाहिए वैसा दिया हुआ है। तो ऐसे देख के बना देंगे, है ना। हाँ वो डाल लेना, उसको प्रॉपर स्टैंडर्ड आपका तरीका रहेगा पूरा। थर्ड यूनिट में देखिए, केयूके वालों के साथ ही चलते हैं, बच्चे आए हैं उनका लॉस नहीं जाना चाहिए, तो थर्ड में ना हम डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग है, पहले उसको कर लेते हैं। थर्ड यूनिट का, हाँ ठीक है, थर्ड यूनिट का टॉपिक है, एक ही चीज होती है, डायग्नोस्टिक और रिमेडियल साथ में ही चलते हैं, ठीक है। डायग्नोस्टिक, ठीक है, डायग्नोस्टिक थर्ड यूनिट का आप देखो यहाँ पे थर्ड फोर्थ टॉपिक है। आपका टीचिंग सब्जेक्ट होगा एसएसटी है, ये कॉमर्स में आता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट ये पहले भी पढ़ा हुआ है, तो मैं फर्स्ट ईयर में बताया था। डायग्नोस्टिक बातें नहीं, बस इधर डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, देखिए इधर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर के पास जाता है, तो बीमारी होती है तो बीमारी डायग्नोस करते हैं ना, पता लगाते हैं, फाइंड आउट करना कि प्रॉब्लम क्या है। तो आपका स्टूडेंट अगर आपकी पढ़ाई हुई चीज के बाद टेस्ट में कम मार्क्स ला रहा है, नहीं सही कर पा रहा है, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि बच्चा क्यों नहीं कर पा रहा है, उसका बेस कमजोर है, घर में कोई इशू चल रहा है, पढ़ नहीं रहा, क्या दिक्कत हो रही है इसको, ठीक है। तो आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट कंडक्ट करने पड़ते हैं। जैसे मान लो बच्चा बार बार पर्टिकुलर किसी चीज में दिक्कत कर रहा है, आपने 2-3 टेस्ट ले लिए, ठीक है, और पर्टिकुलर किसी उसी चीज में वो बार बार, जैसे पावर वाले क्वेश्चन है मैथ में सपोज, उसमें दिक्कत कर रहा है, या बच्चा ज्योग्राफी वाले सेक्शन में ही हमेशा करता है, हिस्ट्री कर ले रहा है, पॉलिटिकल साइंस कर ले रहा है, तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि स्पेसिफिकली बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम है। उसके लिए आप एक टेस्ट बनाते हो, ठीक है, पता लगाने के लिए, स्पेशली उसी बच्चे के लिए या 2-4 बच्चों के लिए जिसमें वो प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। उसे पता लगेगा ना कि एग्जैक्ट बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कहाँ पे बच्चा लैग कर रहा है, ये आपको पता चल जाएगा। तो फिर क्या कर सकते हो आप, जहाँ बच्चे को नहीं समझ आ रहा वो पोर्शन समझा के उसका बराबरी में ला सकते हो ना बाकी बच्चों के,
ठीक करेंगे उसको। जैसे हिंदी में मान लो मात्रा की दिक्कत है, या इंग्लिश के बच्चे क्या करते हैं, जैसे जैसे सुनते हैं ना, जैसे सुनते हैं वैसे ही लिख देते हैं। जैसे बच्चे क्या करते हैं, टेम्परेचर, तो TEMPRATURE, ई उड़ा दिया बीच में से, क्योंकि ई का कोई साउंड आ नहीं रहा, टेम्परेचर, ठीक है। तो बच्चा बोलो ऐसे स्पेलिंग गलत कर रहा है, इंग्लिश का टीचर है, तो टेम्परेचर हमेशा हर सब्जेक्ट में ई कर, जैसे सुनाई देता वैसे ही लिख देता है। तो टीचर को समझाना पड़ेगा ना बेटा कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रोनाउंसिएशन जो होता है और राइटिंग का जो होता है, कभी कभी वर्ड साइलेंट होते हैं, ठीक है ना, ई का साउंड नहीं आ रहा है पर उसमें है ना, तो ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि बच्चे में एग्जैक्ट दिक्कत है क्या, ठीक है। हिंदी में मान लो मात्रा की दिक्कत है, छोटी बड़ी दिक्कत कर रही है, स्पेलिंग में छोटा वो बड़ा वो गलत कर रहा है बच्चा बहुत, तो मार्क्स कट जाएंगे ना उसके स्पेलिंग में। तो आपको उसको समझाना पड़ेगा। अगर पीछे से हमारा बेस क्लियर होके नहीं आया है तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि छोटा साउंड आता है तो छोटी मात्रा लगती है, बड़ा साउंड आता है तो बड़ी मात्रा लगती है। हाँ बिल्कुल, लिटरेचर में तो कट जाएंगे। मान लो आपने 4 लाइन के आंसर में 5-6 स्पेलिंग मिस्टेक ही कर दिए, बिल्कुल कट जाएंगे आपके नंबर, ठीक है, कट जाएंगे। लैंग्वेज में कटेंगे आपके, ठीक है। तो ये हाल, नहीं तो फिर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, मेरे टीचर एक है गवर्नमेंट टीचर, तो वो साइंस ही पढ़ा रही है, तो वो कहती है वो लिखते हैं सेंटेंस इंग्लिश में, इंग्लिश तो उनकी माशाअल्लाह कह रही है, सेंटेंस का मतलब ही अलग हो जाता है, ऐसे उल्टा उल्टा लिख देंगे। जैसे मतलब ग्लैंड रिलीजेस दिस हार्मोन, तो लिखेगा ग्लैंड ग्लैंड्स आर रिलीज दिस हार्मोन, तो मतलब ही बदल गया ना। तो गवर्नमेंट स्कूल में इतना बुरा हाल है इंग्लिश का, तो क्या साइंस का टीचर क्या करे, उसकी ग्रामर ठीक करने जाएंगे, हार्मोन का नाम ठीक है तो उस पर नंबर देगा। ये तो हार्मोन का नाम ठीक है तो टीचर नंबर दे रहा है, लेकिन उसका तो पूरा मतलब ही गलत हो गया। ग्लैंड्स आर रिलीज हार्मोन, आर तो बाई हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, तो हार्मोन कैसे ग्लैंड रिलीज कर सकता है। लेकिन आप समझ जाओ कि भैया हाँ ये नाम है, बस ठीक कर दो, बस तुम समझो बच्चे की हेडेक नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर की हेडेक है कि तुम समझो तुम्हें कैसे नंबर देना है, वो तुम्हारी हेडेक है, तुम दोगे। ये हाल, तुमने जहां ही आर जोड़ दिया उसका पूरा मतलब ही बदल गया, ठीक है। ऐसे तो मैम वो याद करके भी लिखते हैं, क्या याद करना है? जैसे कोई भी क्वेश्चन है हिंदी का, प्राइवेट स्कूल में जो भी बच्चा लिखता है वो गलत लिखता है। प्राइवेट स्कूल में हिंदी का तो हाल खराब है, ये तो है, ये तो है, लेकिन हाँ पेरेंट्स को फोकस करना होता है, ये पेरेंट्स को फोकस करना होता है। बहुत ध्यान देते हैं बच्चों को। हाँ देते हैं ध्यान, फिर भी बच्चों का क्या इंग्लिश वाला एनवायरनमेंट ज्यादा रहता है, तो उनको हिंदी टफ लगती है या दिक्कत होती है थोड़ी, ये होता है। तो घर पे पेरेंट्स को ध्यान देना पड़ेगा उस चीज के लिए, तो डायग्नोस्टिक है। एक है केवी वाली को डायग्नोस्टिक टेस्ट दो तरह के होते हैं, एजुकेशनल डायग्नोस्टिक, तो हम यहाँ एजुकेशनल डायग्नोस्टिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्लासिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, जिसमें क्लिनिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, जो विजन हियरिंग बच्चे को भी, स्टूडेंट को ही ये सब प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन वो टीचर नहीं करेगा, टीचर एजुकेशनल डायग्नोस्टिक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको करेंगे। किसी का पेपर छूट गया मैम तो क्या होगा? छूट गया, इसमें कुछ डायग्नोस करने की क्या जरूरत है, आप उसको ये बोलो कि आप एक टाइमर सेट करो और पेपर सॉल्व करने की कोशिश करो, पेपर छूट रहा है तो ये बोल सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो बच्चे ये को मैम आता सब कुछ है, हाँ, मगर वो लिख नहीं पाता, तो टाइम मैनेजमेंट कम है ना बच्चे की, तो उसके लिए आप सजेशन दोगे ना कि बेटा एक पेपर लो, घड़ी में अपना टाइम सेट करो और इसको सॉल्व करो। अभी बोर्ड एग्जाम के लिए भी, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी बच्चों को वही करना चाहिए, बहुत बच्चों का पेपर छूट ही जाता है, आता है पर टाइम कवर नहीं होता, उसके लिए टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। घड़ी में टाइमर लगाओ और तुम लिखना शुरू करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका बन जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरा पेपर हो रहा है, किस स्पीड में लिखूंगा तो खत्म हो जाएगा मेरा टाइम से। तो ये चीज हो जाती है, जिस चीज की दिक्कत है उस हिसाब से हम सजेशन देंगे, तो उसी को बोलते हैं डायग्नोस्टिक। जिसमें आपको दो एग्जांपल दे दिए, एक बच्चा जैसा सुन रहा है वैसे ही लिख रहा है, ई का साउंड नहीं आया तो उसने ई लिखा ही नहीं, या बाकी वर्ड्स में भी बच्चा ऐसे ही कर रहा है, कोई से भी वर्ड ले लो, नाइफ है, के नहीं सुनाई दिया तो एनआईएफ लिख दिया, तो उसको समझाना पड़ेगा कि रिटर्न में होता है पर साइलेंट होता है, नहीं साउंड आ रहा है तो आपको लिखना तो पड़ेगा, रिटर्न में अलग है, प्रोनाउंसिएशन में अलग है। हिंदी में मैंने आपको मात्रा का बताया, वैसे डायग्नोस्टिक है, ठीक है, बच्चे की प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है, क्या होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। अब जब आपने पता लगा लिया कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, फिर आप उसको जो एक्स्ट्रा क्लासेस इंडिविजुअल अटेंशन दोगे, बच्चे को बुलाओगे, सिखाओगे, वो क्या होगा फिर रिमेडियल क्लास। रिमेडी होती है दवाई, बीमारी का पता लग गया तो आप उसको दवाई दोगे, ठीक है, तो दवाई रिमेडियल क्लास। मैम ये रेमेडियल क्लास में तो सब बच्चों को अलग अलग समस्या है, तो कैसे उसका समाधान होगा?
कोई रिमीडियल क्लास में 10 बच्चे हैं, किसी का टाइम का प्रॉब्लम है, किसी को लिखना नहीं आ रहा, तो टाइम का प्रॉब्लम बेसिकली इसमें नहीं आता है। देखिए, वो टाइम मैनेजमेंट बच्चे को घर पे भी प्रैक्टिस कर सकता है, समझने में सब्जेक्ट में तो दिक्कत आएगी ना, मेनली वो इश्यूज हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट होता है बच्चे को बोले कि बेटा आप टाइम सेट करो और पेपर सॉल्व करो, उसका आपको स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो स्लो लिख रहा है बेसिकली, ठीक है, उसका आपको कुछ लिखने में हाथ पकड़ के नहीं लिखवाओगे, उसको गाइड करो कि आप ये स्टेप फॉलो करो, उसके पेरेंट्स से बात करो, बोलो कि मैंने बच्चे को ऐसे बोला है, आप थोड़ा इसको ध्यान दीजिए कि बच्चा टाइमर लगा के पेपर को सॉल्व करे। ठीक है, उसको आता है और छूट जाता है, क्विज़ेस के मार्क्स कम आ रहे हैं। ठीक है ना, रिमेडियल क्लास में जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, मात्रा की दिक्कत है, ठीक है, बच्चे को लिखने में स्पेलिंग की दिक्कत है या किसी और टाइप की दिक्कत है, वो सब हम यहाँ पे करेंगे। या मैथ में मान लो बच्चे को बाकी पोर्शन सही कर लेता है, उसको मेंसुरेशन में ही ज्यादा दिक्कत है, या अलजेब्रा में ज्यादा दिक्कत है, या ज्योमेट्री में ज्यादा दिक्कत है, उसको नहीं समझ में आता, तो वो चीज लेके हम उसको अलग से समझाएंगे। ये ठीक है, रिमेडियल क्लास में हम उसकी बात कर रहे हैं। या संस्कृत में ही मान लो किसी को, ठीक है, स्पेलिंग की दिक्कत है या गलत लिखता है, ज्यादा स्पेलिंग गलत लिखता है, ठीक है, रीडिंग में दिक्कत है, ये सब चीजें आप सुधार सकते हैं कि रीड नहीं कर पा रहा है, तो रीडिंग के लिए आप एक्स्ट्रा बच्चे को टाइम देके सिखा सकते हो कि कैसे रीड करना है, कैसे साउंड है, कैसे जोड़ना है, कैसे पढ़ना है, तो ये सब चीजें। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, रिमेडियल क्लास, रिमेडियल टीचिंग हम इसी को बोलते हैं कि बच्चे की प्रॉब्लम को आप अलग से करते हो। लेकिन ये सब बोलने में सुनने में ही आसान है, आजकल इतना एजुकेशन का लेवल खराब है, आधी क्लास को आता नहीं है, गवर्नमेंट स्कूलों में तो इतना बुरा हाल है, एडमिशन के लिए जाओ तो खरीदना देते हैं, और 6-7 में एडमिशन देना प्लस माइनस आता है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आता है, दे दो एडमिशन, ऐसा हाल है। मेरे फ्रेंड्स है गवर्नमेंट स्कूल में, तो बताते इतना बुरा हाल है, एडमिशन ले लेते हैं, खाली रीड करना आता है, राइटिंग आती है, प्लस माइनस आता है, उसको एडमिशन दे देते हैं, उसका क्या है आगे, मतलब क्या करेगा 6 में, अगर आप ये चीज देके एडमिशन दे रहे हो तो ऐसे, क्योंकि आप डिनाई भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि यूनिवर्सल एजुकेशन का हमने ले रखा है कि सबको पढ़ाना है, टाइम लिमिट हमने सेट। कोरोना के बाद से और बेकार हो गया गवर्नमेंट स्कूल क्या, बच्चों का भी जो 2 साल लॉस गया ना, जो बच्चों का वो गलत ही हुआ। कितना भी बच्चा घर में पढ़ रहा है और स्कूल जाके 2 साल पढ़ता तो फर्क तो नहीं। एनईपी सीसीयू में बार-बार बोल रही हूं, सीसी आने के बाद जैसे बर्डन बढ़ गया था टीचर्स पे, सीबीएसई को विड्रॉ करना पड़ गया, एनईपी में बहुत बर्डन डाल रहा है टीचरों पे, सारे दिन एक्टिविटी, मेरे बच्चे का एग्जाम आ गया अभी तक उनकी एक्टिविटी खत्म नहीं हो रही है, खत्म नहीं हो रही है। अरे 10-15 दिन तो लग के पढ़ा लो बच्चों को, अभी भी एक्टिविटी चल रही है, एक दिन में 2-2 एक्टिविटी। हमारे पीछे गवर्नमेंट स्कूल में पूरे नहीं बहुत एक्टिविटीज, अभी तो एग्जाम आ गया, हमने डेट शीट दे दी, अब तो बंद करो, मैं कह रही 15 दिन तो पढ़ा लो, लग के 1 तारीख हो गया, 15 से एग्जाम है बच्चे का, अभी भी तुम्हारी एक दिन में 2-2 एक्टिविटीज चल रही है, इतना कौन सी एक्टिविटीज चल रही है, बाकी टाइम कराओ, एक लिमिट होती है हर चीज की, अब बंद करो 15 दिन तो बंद करो एटलीस्ट, इतना क्या है, हम भी दुखी हो जाते हैं, बच्चों को पढ़ाएं, उसकी एक्टिविटी करके देखिए क्या करते हैं, पहले से करता है बच्चा, कहाँ से कर लेगा, फर्स्ट क्लास का बच्चा क्या ही करेगा, फर्स्ट ईयर किसी भी लेवल का जो हो रहा है ना एक्टिविटी, तो उसके लेवल से अबव लेवल ही है, तो वो कर पाता ही नहीं, अल्टीमेटली पेरेंट्स ही कर करके दे रहे हैं, उसको अभी ग्लू गन से चिपकाना आएगा, कोई चीज बताओ नहीं आएगा ना, तो पेरेंट्स ही करके लगा, अल्टीमेटली पेरेंट्स ही लगा हुआ है, कोई फायदा ही नहीं है, आधी चीजें तो घर पे करने के लिए दे देते हैं, या तो आप स्कूल में सिखा रहे हो तो चलो चिपकाते हैं, 6 के बच्चों को पेपर बांधना नहीं आता, पेपर बांधना मतलब पहले एक्स्ट्रा सीट लेते हैं ना, दूसरी सीट बांधना नहीं आता। हाँ, मैंने दिल्ली में सुना है कि पेपर धागे से बांधते, हमारे असम में तो स्टेपलर स्टार्टिंग से मैंने देखा है कि धागे से पेपर बांधते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल में उसमें धागे का यूज करते हैं, बोर्ड वगैरह में भी आप धागे का यूज करते हैं। अच्छा, स्टेपलर का यूज होता है पेपर में अलाउ होता है। हमारे तो शुरू में जब एग्जाम खत्म होने वाला होता है गार्ड आ जाता था स्टार्टिंग से, हमारे में धागा दुगा हमने देखा ही नहीं जिंदगी में, नॉर्थ ईस्ट में बहुत स्टैंडर्डली चीजें होती है, मतलब ही नहीं है, हमने नहीं देखा नहीं, हमारा तो स्टैम्प पहले से लगा आता था, स्टैम्प पहले से लगा होता था, एंड में वो गार्ड आता था, सारे में स्टैम्प करके चला जाता था, जिसकी शीट होती थी आधे घंटे पहले। हाँ, बांधना नहीं आता वो आप सही बोल रहे हो, तो मोटर से हमने क्या सिखाई, जब 6 के बच्चे को एक थ्रेड टाई करना नहीं आ रहा है, तो साइकोमोटर डोमेन तो 0 हो गया बच्चे का, आपने हेड उसकी मूवमेंट ही नहीं चल रही है, एक थ्रेड नहीं टाई करना आ रहा है, क्या सीखा फिर बच्चा, लेसेस बांधने नहीं आ रहे बड़े बड़े बच्चों को, लेसेस बांध के टाई करना नहीं आता, एक रस्सी की गांठ लगानी नहीं आती, साइकोमोटर स्किल कहाँ है फिर,
ढाई बांधने भी तो नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 6 के बाद तो आनी चाहिए। देखो बेसिक स्किल्स है, ठीक है ना, ये बेसिक स्किल्स है। साइकोमोटर डोमेन तो फिर आपने कवर ही नहीं किया। साइकोमोटर डोमेन क्या होता है? जब हम एक्टिविटीज की बात करते हैं जो हम कर सकते हैं हैंड्स का यूज करके, लेग्स का यूज करके, तो वो डोमेन तो खाली जा रहा है ना सब जगह। पेरेंट्स सिखाते थे या पेरेंट्स छोड़ देते थे, पेरेंट्स इतना लगे नहीं थे बच्चों के साथ, तो हम अपने आप सीख जाते थे, ठीक है ना। पेरेंट्स अवेलेबल ही नहीं है, पेरेंट्स बच्चे फुर्सत नहीं है। सुबह एक जॉइंट फैमिली थी, माएं लगी हुई है, दादी को खाना चाहिए, नाश्ता चाहिए, मेरी मम्मी पापा को अपना बाइक को लेके रेडी है कि बच्चा तैयार होके आएगा, तो कौन बांधेगा? हम कर करके सीख गए अपने आप। ये चीज है। आजकल तो पेरेंट्स लगे रह रहे हैं ना सारे टाइम बच्चों के पीछे पीछे, लोग सीख नहीं रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। ज्यादा अवेलेबिलिटी हो गई है जो पेरेंट्स की, बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट हो ही नहीं पा रहा है, ये दिक्कत। मैंने बोला ना यही रीजन है। मेरे बाप को टाइम नहीं होता था, दादा दादी को नाश्ता देना है, सुबह मॉर्निंग में मम्मी किचन में लगी हुई है, पापा अपना रेडी है, बाइक वाइक कर रहे हैं कि बच्चा आएगा तो हम ले जाएंगे, और फिर हम अपना खुद ही बांध रहे हैं। थोड़े बड़े हो गए तो अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप डिपेंडेंसी भी नहीं है। आपको पता है कि गलत बांधो सही बांधो, खुद बांधोगे तो ही टाइम से पहुंचो, बेटा डांट ही पड़ने वाली है स्कूल में। अब तो चिपकाने वाले दूसरे आगे क्या वेल प्रोवन है। चिपकाने वाले आगे बच्चों को बांधने की जरूरत है। नहीं सारे नहीं है, थोड़े बड़े हो जाते तो लेसेस वाले भी नहीं। लेकिन आप ये बात सही आपने पॉइंट बोला कि वो साइकोमोटर डोमेन जो स्किल्स की हम बात करते हैं वो बेसिक स्किल भी बच्चे को नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरा कौन सा? ग्रेडिंग सिस्टम है ना। चलिए तो ग्रेडिंग सिस्टम करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। न्यू ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन असेसमेंट ग्रेडिंग सिस्टम, यूके का भी ये टॉपिक है, तो पहले इसको ही करते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम थर्ड यूनिट का ही टॉपिक है, ठीक है। ग्रेड्स देते हैं ना बच्चों को, उसी को बोलते हैं ग्रेडिंग सिस्टम। बीच में हाँ था ग्रेडिंग सिस्टम सीबीएसई ने, तब जब बच्चे क्या करने लगे, सुसाइड वगैरह जब ज्यादा हो गया, एक नंबर की वजह से जब बच्चों को कंपेयर किया जाने लगा, तब सीबीएसई ने परसेंटेज मार्क्स वाला सिस्टम हटा के ग्रेडिंग सिस्टम लगा दिया। ग्रेड्स परसेंटेज से ग्रेड ही तो लगा रहे हैं। सीजीपीए टोटल वाला वही वाला है आपको क्या है? हाँ ग्रेड्स प्लस तो अलाउड है, एक तो सीजीपीए और एसजीपीए अलग हाँ अलग टोटल और उसकी, ठीक है। पास फेल का प्रोविजन हटा के, ये वर्ड जो हम लिख देते थे पास फेल, तो बोला कि बच्चे को साइकोलॉजिकली बहुत इफेक्ट कर रहा है। एफ लिख रहे हो आप उसके, ठीक है, फेल लिख रहे हो तो साइकोलॉजिकली इफेक्ट कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं बच्चे का फेलियर नहीं है, पूरे एजुकेशन सिस्टम और टीचर्स का फेलियर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब आने लगी बहुत ज्यादा, अभी भी तो 9 तो मोर रीजन फिफ्थ और 8th में आप फेल कर सकते हो, 5th में और 8th में। ऐसा है 80 में से 25 नंबर आ जाएगा, 80 में से 25 नंबर आ रहे हैं सारी चीजों को जोड़ के। 33% तो अभी भी है, 33% के हिसाब से 100 नहीं तो 80 में से 25 फिर भी नहीं हुआ, 80 में से 27 होगा, 27 होगा नहीं, आप 33% के हिसाब से काउंट करिए, आई थिंक 26.5 आएगा, 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27 होगा 80 में, ठीक है। 27 5 नहीं है 7 ना आप काउंट कर लीजिए तो भी निकल आएगा, 27 निकल आएगा, ठीक है। तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से ग्रेडिंग सिस्टम शुरू किया गया। तो मेथड ऑफ ग्रेडिंग क्या क्या होता है, ठीक है। एक होता है एब्सोल्यूट ग्रेडिंग सिस्टम, से पहले से फिक्स रहता है कि इतने परसेंट के अबव आया या बिलो आया तो ये ग्रेड असाइन करना है, ठीक है। एब्सोल्यूट ग्रेडिंग सिस्टम इसका मतलब मेरिट दोनों चीजें मेरिट अभी हम एंड में करेंगे, ठीक है। एब्सोल्यूट ग्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। इसमें एक प्री डिटरमाइंड लेवल या स्टैंडर्ड हम फिक्स करके रखते हैं, ठीक है।
जैसे हमने 80% और अबव आया तो हमने ए ग्रेड दे दिया, वो दिया था ना। या 90% एंड अबव कर लो, देखो है क्राइटेरिया स्टैंडर्ड जो फिक्स होता है, जो एग्जांपल दे रहे हैं कि फिक्स कर लिया है आपने, 90 to ठीक है। हाँ 90 एंड अबव वाले को इन्होंने एग्जांपल में दे रखा है, चलो आपने अपने स्कूल के लिए माना तो हमें 80 से अबव वाले को ए दे दिया, ठीक है। मैम हाँ जी इसमें हमेशा 10-10 में चलता है या 5-5 में भी चला सकते हैं? 5 में भी चलता है, 5 में भी चलता है, चला सकते हो, ये तो आपका अपना हिसाब है, पर 10 में ही मोस्टली चलाया जाता है। मतलब 90 मोस्टली जो एवरेज लेते हैं हम 10 में ही लेते हैं ज्यादातर, 10 में। ठीक है। 60 to 69 सी दे दो, ये प्री डिटरमाइंड है, ठीक है, उसके हिसाब से आपने बनाना है। 50 से 59 आया तो ग्रेड बी लगा देंगे, और ई आया जब लेस देन 50। मैम वो फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन वो क्या होता है? वो तो गया सिस्टम अब 60% अब डिवीजन वाला सिस्टम तो उठ ही गया है आपका। नहीं कॉलेज में मैम अभी कॉलेज में है, कॉलेज में स्कूल की बात कर, तुम लोग कॉलेज ही अपने ही में पहुंच जाते हैं। आप तुम स्कूल में रहो, स्कूल में तुम पढ़ाने जा रहे हो, वहां से कह रहे हैं, ठीक है। फिर भी प्राइवेट स्कूल से पोजीशन वाइज अवार्ड वगैरह तो होता ही है, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन क्लास में देते हैं, अवार्ड्स वगैरह देते हैं, ऐसा नहीं। हाँ पोजीशन बोलते हैं, डिवीजन नहीं बोलते, ठीक है। तो ये कोई ना पूछता। गांव में पता है 10th में फर्स्ट डिवीजन लाने के हमारे टाइम में भी मिलते थे, हमारे टाइम में भी सच में मिलते हैं और हमारे में मिल रहे हैं, लैपटॉप भी मिलता है, लैपटॉप साइकिल। हाँ स्टेट गवर्नमेंट तो बहुत कुछ दे रहे हैं। अरे मेरे को जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से भी, ठीक है। आप सेटिंग परसेंटेज के हिसाब से कर रहे हो, ठीक है, या क्वालिटेटिव कोई आप फैक्टर ले रहे हो, जैसे आउटस्टैंडिंग है तो ए है ना, अगर ए प्लस दिया इन्होंने, आउटस्टैंडिंग एक्सीलेंट अगर रिजल्ट है तो ए दे दिया मतलब अबव एवरेज है, बी दे दिया तो एवरेज है, सी दे दिया तो बिलो एवरेज है, और डी है तो वेरी पुअर में आता है, ठीक है। तो ये आपने डिसाइड किया, हाँ ए प्लस दे रखा है, ग्रेड मैम ई नहीं है, ओ से स्टार्ट कर दिया इन्होंने। आउटस्टैंडिंग मतलब ए प्लस लिख लो, मैम ने पहले भी तो बताया था। बता दिया वो है, पता है, बस हम बता रहे हैं। ठीक है। तो ग्रेडिंग से एक तो परसेंटेज के बेसिस पे कर लो, एक परफॉर्मेंस के बेसिस पे कि कैसा है, तो एक हो जाएगा ये। ऐसे ई नहीं हुई है। रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम, देखो रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम लिसन, रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम स्कूल में नहीं लगाया जाता, ये जो कॉलेज वगैरह में होता है ना, या टेस्ट जो होते हैं उसमें लगाया जाता है। जैसे इसमें हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव और रिलेटिव पोजीशन, जो परसेंटाइल वाला हिसाब होता है, परसेंटाइल वाला जो हिसाब होता है ना, टॉप 7% और ये सब, ठीक है। परसेंटाइल एक देते हैं एमबीए वगैरह में, उसमें क्या देते हैं, परसेंटेज दे देते हैं, परसेंटाइल देते हैं। और एक दूसरा होता है रिलेटिव ग्रेडिंग मेथड, इसमें क्या होता है, क्लास के जो टॉप 7% बच्चे आए हैं, ठीक है, उनको ए ग्रेड दे दिया, टॉप मिडल 24% को बी ग्रेड देंगे, मिडल 38% को सी दे दिया, बॉटम मिडल को इतना दे दिया, और ई एकदम जो सबसे नीचे बच्चे हैं 7% ऑफ द क्लास, उसको ई दे दिया। इसको बोलते हैं रिलेटिव, कंपेयर करके एक दूसरे से, ठीक है, कंपैरिजन वाला। मैम इसमें नुकसान भी हो जाता है ना? नुकसान तो है ही, बहुत नुकसान है। होगा ज्यादा। राउंड ऑफ में कितना नुकसान है, तुम राउंड ऑफ देखो, ये जो 20 नंबर का टेस्ट लेते हैं स्कूलों में, आजकल एनईपी ने बोला है कि 20 नंबर का टेस्ट लीजिए, लेकिन यूटी में नंबर लगेंगे कितने, 5 में। तो उस बच्चे का सोचो 20 वाले का भी 5 ही जाता है और 19 वाले का भी 5 ही जाता है, बहुत नुकसान है। एक नंबर क्या मैटर नहीं करता, उस बच्चे ने ज्यादा मन लगा के पढ़ाना, तभी तो उसको 20 में 20 आया, इसको 20 में 19 आया, पर तुम जब 5 में डिवाइड करोगे ना, वो पॉइंट आता है और 5 ही होता है। मतलब 19 वाला भी 5 पे है और 20 वाला भी 5 पे ही है, उसके बाद भी कुछ 3.5 वाला भी 18 तक, ऐसा कुछ है। मतलब बहुत लेस डिफरेंस बच जा रहा है जब आप 5 तक डिवाइड करके देखते हो, बहुत बहुत ज्यादा लॉस है। 20 लेके उसको 5 में कन्वर्ट करना पड़ रहा है ना। हाँ 30 का, हाँ यूटी 20 का ही लेने को बोला है, ठीक है। तो उसको जब 5 में देखिए, एग्जाम्पल है, सुनो, 20 का नंबर है, ठीक है, और कन्वर्ट जब आप कर रहे हो, या राउंड ऑफ वाला सिस्टम, उसमें लॉस भी जाता है। जो इंटेलिजेंट बच्चे वो भी वही है, जो थोड़ा सा कम है, जिसमें थोड़ा कम भी पड़ा वो भी वहीं पे है, ठीक है। तो ये नुकसान हो रहा है, मतलब मैं कहता हूँ 20 वाला 5 है तो 19 वाला भी 5 पे ही है, ठीक है, हो जाता है ये। तो ग्रेडिंग सिस्टम था इनके में, ये हो गया।
क्या एवरेज के लिए? हाँ, उसका फायदा हो जाता है, उसका फायदा हो जाता है, इंटेलिजेंट वाले का नुकसान है। और देखो और क्या है जो कॉमन है? हम ये स्कूल में ये सारी ना गंदी आदत डाल देते हैं। क्या? ये ग्रेडिंग सिस्टम देके फिर आगे तो आपका 1% 1 नंबर से भी देखना पड़ता है ना हमें। तो ये भुलावे में डालते हैं, भुलावे में रहने का नहीं, अपना वो बच्चों को या बाकी चीजों को भी उस चीज के लिए करना चाहता है वैल्यू। इसमें भी है मिल मोड, तो लास्ट चैप्टर में है ना, तो इनका बहुत सारा टॉपिक रहता है, अभी नहीं स्टार्ट करेंगे। मीन मीडियम मोड तो सबका ही है लास्ट चैप्टर में। कौन है मैथ्स वाले बच्चे? कौन है यहाँ पे? कोई है ही नहीं। पिछली बैच में तो मैथ्स के बच्चे होते थे, मैं तुमको ही खड़ा कराती थी, आराम से समझाती थी, मैं देखती रहती थी सही करा रहे कि नहीं करा रहे। वो आता है ना, अच्छी बात है, आना ही चाहिए। उसको बहुलक माध्य माध्यिका बोलते हैं। कौन सा होता है? वो तो इजी होता है, सिग्मा प्लस में लगा के माध्य वो इकोनॉमिक्स में रेटिंग स्केल और ये सब तो करवा दिया था, ठीक है ना? चेकलिस्ट करवाया था पिछली बार, आप नहीं थे पिछली बार, चेकलिस्ट करवा दिया पिछली बार। ग्रुप डायनामिक्स है, पोर्टफोलियो है, पोर्ट में तो मीन मीडियम मोड ये सब आ जाएगा। तो फिर अभी तो फिर केएमटी वालों का भी कोई टॉपिक हो नहीं रहा, मैं सेमेस्टर सिस्टम वगैरह कराऊंगी, तो आप चाहे तो जा भी सकते हैं, नहीं तो बैठ सकते हैं, ठीक है? तो कुछ भगवान के अलग ही नहीं नहीं नहीं, सिर्फ केएमटी वाले दो बच्चों को बोल रही हूँ। मैं केयूके वाले स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ, उनका टॉपिक और है, क्योंकि मैं सेमेस्टर सिस्टम वगैरह करा रही हूँ ना स्टार्टिंग से। मैम अगली क्लास में कौन सी है? अगली क्लास में तो ले आना, मे भी यही लाना ना, मीन मीडियम मोड तो सबका ही है कॉमन, वो करेंगे, ठीक है? चलिए आप लोग करिए सेमेस्टर सिस्टम, हम आ जाता है सेमेस्टर ग्रेडिंग के बाद सेमेस्टर सिस्टम। नहीं नहीं, इन दोनों की खत्म हुई, केयूके का कॉमन टॉपिक अब ओवर हो गया, मैं एमडी वाले को करा रही हूँ। नुकसान भी बहुत है, नहीं एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए बोला है मैंने मैम से, दोनों जो टॉपिक्स रह गए हैं करवा दो मैम, मेरी एक दो क्लास बोला है मैंने मैम को, पर बच्चे तुम लोग तो लेते भी नहीं हो ना क्लास, ये प्रॉब्लम है, आते नहीं है स्टूडेंट्स, कम आते हैं, ऑनलाइन में भी नहीं आते, एक्स्ट्रा में लगाऊंगी, मैम लगा भी दे, फिर तुम आओ भी ना, तो फिर अगर आप एक्स्ट्रा लोगे तो जरूर। मैं बिल्कुल लेंगे, मैं तो बोल रही हूँ ना, तो बहुत सारा टॉपिक छूट ही रहा है, अलग है, तो बोला है मैंने मैम को, देखते हैं सेमेस्टर सिस्टम। सेमेस्टर सिस्टम क्या होता है? जैसे पहले ईयरली सिस्टम होता था ना, उसको इन्होंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है? तो अब जैसे अगर 2 साल का कोर्स होता था ईयरली में, देखे तो 1 साल और 2 साल, 1 साल आप पढ़ने के बाद फाइनल एग्जाम देते थे एट द एंड ऑफ 1 ईयर और एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, तो इससे क्या होता था, स्टूडेंट पे भी लोड ज्यादा रहता था, ठीक है? इग्नू में भी तो ऐसा है ना, साल में 1 बार पेपर होता है, एनुअल बोर्ड है। वो एनुअल वो उसका अपडेट आएगा, बाकी डीयू में, बाकी यूनिवर्सिटीज में सेमेस्टर सिस्टम मैम अब सेमेस्टर सिस्टम हर जगह। मैम हमारा बीएड तो बीएड इन मोस्टली यूनिवर्सिटीज में कोर्सेज है ना, आजकल सब सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है, तो इसको इन्होंने फिक्स मंथ से उसमें डिवाइड कर दिया, 1 साल की बजाय 2 बार एग्जाम हो रहे हैं और 4 बार एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सेमेस्टर सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद हम आते हैं क्रेडिट बेस्ड सिस्टम, ये भी था शायद लास्ट ईयर। क्रेडिट बेस्ड सीबीसीएस में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, उसमें आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, इसका सबसे बड़ा जो वाइड रेंज कवर करता है वो इग्नू ही है, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है? बहुत ज्यादा। वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी। तो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम देखिए इधर, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम क्या होता है? जैसे पर्टिकुलर एक बीएड कोर्स के लिए एक क्रेडिट डिसाइड किया गया है, मान लो सपोज इसका क्रेडिट, सपोज एग्जांपल है कि बीएड के लिए क्रेडिट डिसाइड किया गया 80,
आपको टोटल क्रेडिट 80 होने चाहिए। इसके बाद आपको सब्जेक्ट के ऑप्शंस दिए गए, पहला सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट्स है, ठीक है, 2 है, 3 है, 4 है, बहुत सारे रेंज है, ठीक है, 6 7 ऐसे बहुत सारे आपको ऑप्शन दिए गए, ठीक है। इसका मान लो क्रेडिट है 10, इसका मान लो 15, एग्जांपल ले रहे हैं, इसका 20 है, इसका फिर से 10 है, 5 है, 25 है। इस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट्स को अलग अलग क्रेडिट दे दिया गया, ठीक है। अब बीएड कोर्स में ये सारे ऑप्शन आपके पास है। अब इसमें से आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, ऐसे सिलेक्ट करना है ताकि ओवरऑल आपका कितना बन जाए, 80 बन जाए, 80 बन जाए, ठीक है। इसमें से ऑप्शन से आपको सिलेक्ट करने हैं, ऐसे सब्जेक्ट सिलेक्ट करो जो आपका टोटल कितना बनना चाहिए, 80 बनना चाहिए। इसी को बोलते हैं क्रेडिट बेस्ड सिस्टम, ठीक है। इसको हमने से एक एग्जांपल बताया आपको, ऐसे हर कोर्स का अलग अलग क्रेडिट होता है, क्रेडिट अलॉटेड है, ठीक है। उसके हिसाब से आपको ऑप्शंस मिलते हैं इसमें, और इसमें वैरायटी ऑफ ऑप्शंस मिलते हैं इग्नू में, ठीक है। तो आप चूज कीजिए और ओवरऑल आपका इतना बनना चाहिए, उसमें आपको प्रेफरेंस मिलेगी, चॉइसेस मिलेंगी सब्जेक्ट्स की जो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से तो क्रेडिट एक कोर्स के लिए क्रेडिट डिसाइडेड है, उसमें ऑप्शंस है, फिर सब्जेक्ट्स के अलग अलग क्रेडिट्स हैं, तो उसको ओवरऑल करके आप ऐसे डिसाइड करेंगे ओवरऑल आपका इतना बन जाए तो आप एलिजिबल रहोगे उसको करने के लिए। इसी को बोलते हैं क्रेडिट बेस्ड इवैल्यूएशन। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम में कंटीन्यूअस असेसमेंट होते हैं, ठीक है। असेसमेंट अगर जैसे हमने एमए कर रखा ये तो स्कूल के बच्चों की तरफ मैम दो बार हाँ बोलो, एमए के बाद एमए कर सकते हैं ना, बीएड के बाद एमएड कर सकते हैं, एमएड की क्राइटेरिया बीएड है, एमए नहीं है। एमए शायद एमए एजुकेशन जो करता है ना वो कर सकता है, बीए एजुकेशन, सॉरी बीए एजुकेशन जिसने कर रखा है वो एमएड कर सकता है। ऑनर्स देखो इधर, बीए पढ़ रहे हो ना, बीए एजुकेशन ऑनर्स, एजुकेशन सब्जेक्ट ही होता है, उसमें जैसे एसएसटी होता है, पोल साइंस ये सब होता है, हिस्ट्री मिस्ट्री सब बीए, ठीक है। ऐसे ही अगर आप किसी ने बीए एजुकेशन किया है, सब्जेक्ट एजुकेशन है, ठीक है, एजुकेशन में बीए किया है ऑनर्स लेके, तो आप डायरेक्टली एमएड कर सकते हो, ठीक है। मास्टर ऑफ एजुकेशन है वो बीएड वाला भी कर सकता है, वो बीए एजुकेशन वाला भी कर सकता है, ऐसा एजुकेशन होना चाहिए, ऑनर्स होना चाहिए, तब कर सकते हैं, दूसरे सब्जेक्ट वाले नहीं कर सकते डायरेक्ट एमएड। एजुकेशन होगा ऑनर्स तो आप, हाँ तो तुम नहीं कर सकती, तुम बीएड करके एमएड के लिए एलिजिबल, ठीक है। लेकिन जो बीए एजुकेशन वाला होगा ना वो डायरेक्ट एमएड के लिए एलिजिबल है। जैसे मेरे पास चारों थे, ऑनर्स होना चाहिए, प्रोग्राम था, हाँ मेरा प्रोग्राम था, प्रोग्राम वाले एमएड के लिए ऑनर्स होना चाहिए, ऑनर्स होना चाहिए, एजुकेशन ऑनर्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तब जाके होता है। बैठो और पैसे छापो। देखो फीचर्स ऑफ क्रेडिट बेस्ड सिस्टम देखिए, ठीक है। क्रेडिट अलॉट किया जाता है, सब्जेक्ट्स के लिए भी करेंगे, कोर्स के लिए भी करेंगे, ठीक है। वर्क के लिए भी कितने पीरियड अलॉटेड है, मतलब इस सब्जेक्ट के लिए मिनिमम इतने आवर्स की क्लास लगनी चाहिए, टीचर्स को जैसे हर पेपर का वो डिसाइड कर देते हैं कि इसमें इतने लेक्चर्स लगने चाहिए, इसमें इतने लेक्चर्स लगने चाहिए, ये सब कुछ डिसाइडेड होता है। 120 दिन का होता है एक सेमेस्टर। हाँ, उन्होंने डेज भी डिसाइड होते हैं और लेक्चर भी डिसाइड कर देते हैं कि टीचर को इतना तो पढ़ाना ही है, मिनिमम इतने आवर्स के लेक्चर होने चाहिए। 4 महीने का होगा। 15 क्लासेस देते हैं, एक हमारे 15 पहले तो क्लासेस भी होती थी बहन, मेरी हुई है 15 क्लासेस। वो आपको कौन सा आपका सेंटर है ना उस पर डिपेंड, कुछ सेंटर्स बहुत अच्छे हैं हर वीकेंड क्लास प्रोवाइड होती है, कुछ बिल्कुल नहीं कराते, तो डिपेंड करता है। मैम क्लास नहीं तो आपसे ये आप तो स्टडी सेंटर वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया, अब नहीं स्टडी सेंटर का कॉन्सेप्ट, आप डायरेक्टली इग्नू ही ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराता है। अभी हो रही है क्लासेस सेंटर, कुछ ही जो कम है, कम वही है, देती है, बाकी और कॉलेजेस और उन्हें बंद कर दिया क्योंकि इग्नू से डायरेक्ट ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, इसलिए वो बंद हो रहा है। या तो किसी को लगा के भी अपना सेंटर चलाना है, मतलब कुछ देखते भी नहीं है, मतलब मैम मैंने इग्नू में पेपर पूछा है। नहीं मैम, हमारे जो टीचर्स थे ना, मैंने एमसीसी में किया पोल साइंस, तो जो भारती कॉलेज से हमारे स्टडी सेंटर, इतनी अच्छी मतलब टीचर्स नहीं ऐसा नहीं, टीचर तो क्वालिफाइड ही हायर करते हैं, बहुत क्वालिफाइड होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। जो ये केवीएस हो गया, चाहे ये टीचर्स तो अच्छे हायर करते हैं, डीएसएसपी के थ्रू जो टीचर्स आते हैं वो कम क्वालिफाइड है, सोचो कितना टफ एग्जाम है,
सब दे के ही आ रहा है ना, तो इंटेलिजेंट है टीचर, ऐसा नहीं। वो ये सिस्टम में आके सब उसी में ढल जाते हैं, कोई करने जाए तो हम क्यों करें। बाकी इंटेलिजेंट और नॉलेज में कोई कमी कहीं से भी नहीं है गवर्नमेंट टीचर्स में, बहुत हाईली क्वालिफाइड है वो सारे के सारे, ऐसा नहीं है। बहुत हाईली सिस्टम में ढल जाते हैं कि कोई नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं, ऐसा वाला है। बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। इनको रिस्क नहीं है जीवन में, हो सकता है नहीं, वो फिर पता है जो कहते हैं वो टाइम हो जाता है ना, तो वो उसमें आ जाता है। अच्छा मनी इनको वाले रिस्क है वो प्राइवेट में। देखिए इसमें पेपर किस किस टाइप के होते हैं, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम में कुछ पेपर तो कॉमन होते हैं, ठीक है, कॉमन होते हैं, जो कंपलसरी भी आप कह सकते हो, वो आपको करना ही है, उसमें ऑप्शन नहीं होता। बाकी आपको ऑप्शन वाले में ऑप्शन मिलेगा, लेकिन कुछ तो फिक्स कर दिया है। मैम 2 डिसिप्लिन के सब्जेक्ट होते हैं वो प्रॉपर पढ़ाए जाते हैं, और जो एमएल और एएनसीसी होते हैं वो चेंज होता है। हाँ मतलब कुछ ऑप्शन में मिलेंगे, कुछ आपको कंपलसरी मिलेंगे। कुछ तो कंपलसरी होगा ना कि बीएड में आप बिना साइकोलॉजी पढ़े बीएड कैसे कर लोगे, वो कंपलसरी में आएगा। दिया होता है। हाँ कंपलसरी डिसाइडेड होता है, वही हम कह रहे हैं, पहले से कुछ होंगे पेपर जो आपके डिसाइडेड होंगे, ठीक है। जैसे बीए का कोर्स है, बीए का कोर्स है बैचलर डिग्री का है, तो लैंग्वेज पेपर होना चाहिए, एनवायरमेंटल साइंस होना चाहिए, इग्नू में एनवायरमेंटल साइंस का भी एक पूरा है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह होना चाहिए, तो कुछ चीजें फिक्स कर रखी है। फिर आता है कोर पेपर, ठीक है, कोर रिक्वायरमेंट उस डिग्री को कंप्लीट करने के लिए जरूरी होती है, वो भी आपको करनी होती है। फिर आता है इलेक्टिव पेपर, जो हमारा ऑप्शन मिलेगा आपको, तो वो मिलेगा आपको इलेक्टिव में। तो इस तरीके से होता है। मेरिट बताओ, फायदा क्या है क्रेडिट बेस्ड सिस्टम का, फायदा क्या है, मेरिट क्या है। किसी बर्डन नहीं आता मेरे ख्याल से इसमें, और थोड़े ऑप्शंस भी मिल जाता है, आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के ऑप्शन भी मिल जाता है। ये कुछ तो आपके फिक्स है, पर जहाँ ऑप्शन मिलते हैं वहाँ आप अपने हिसाब से चूज भी कर सकते हो, ठीक है। और क्या सिस्टम है, मोर ट्रांसपेरेंट है, आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, आपको पता है, ठीक है, तो ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। हायर एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी जो है वो बढ़ाई है क्रेडिट बेस्ड सिस्टम ने, ठीक है। पहले हार्ड एंड फास्ट जब होता था ना, फिक्स बच्चों को मुश्किल लगता था। अब जहां आपको एक दो ऑप्शन मिल रहे हैं तो आप एक्सेसिबल ज्यादा है। हायर एजुकेशन लोग पढ़ने का सोचते हैं कि चलो हम भी कर ले, ग्रेजुएशन कर ले, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले, तो इस तरीके से, ठीक है। फ्लेक्सिबल लर्निंग है, फ्लेक्सिबल लर्निंग का पाथ ओपन कर रही है, जहां ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, ठीक है। बर्डन कम कर रहा है स्टूडेंट के ऊपर, ठीक है। मोर ऑन लर्निंग विदाउट पास फेल, ठीक है, विदाउट पास फेल है ही नहीं। इग्नू में पेपर आपका ये पेपर में बैक आया, अगले साल वो भी दो और इसका बैक भी दो, है ना। पास फेल का तो कुछ है नहीं कि आपको रोक दे रहे हैं, रोकते तो नहीं है ना, बैक आ। मैम 1 ईयर का कर दिया है, मतलब तुम 1 साल में ही कंप्लीट करोगे तो फेल होगा तो 4 साल दिए जाते हैं। नहीं अगर जो आप कर रहे हो 2 साल का होता है, लेकिन अगर आपने 2 साल में पास नहीं किया तो आपके अब ऐसा थोड़ी है तुम बैठ के इग्नू में वहां पे नहीं, आप तो मरते दम तक मैं इधर ही कर रहूंगा, ऐसा नहीं है। 4 साल हाँ। हो गया है। 3 साल ही दे रहे हैं वो लोग, मतलब 2 साल तो वो और 1 साल एक्स्ट्रा। अब एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, वैसे की तो बात हम कर रहे हैं। अब ऐसा भी कौन, हम वैसे बच्चों की भी बात करेंगे 4 बार में फेल ही हो रहे हैं, फिर बाई चांस आप किसी होता है, बाई चांस किसी रीजन की वजह से कोई बीमार है, किसी की डेथ हो गई, आपका पेपर छूट गई, कुछ भी हो सकता है, आप नहीं पढ़ पाए, नहीं निकला, तो ऐसा नहीं ना कि आपको आगे के लिए परमिशन नहीं, आप आगे का दो, साथ में इसका दो, मैं वो कह रही हूँ, ठीक है। आपको उस हिसाब से नहीं रोका जा रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी है, फ्लेक्सिबिलिटी हम बार बार बोल रहे हैं, वही चीज है, ठीक है। एकेडमिक प्रोग्राम कंप्लीशन के लिए अच्छा है, तो ये सारा। और चैलेंजेस क्या है, नुकसान क्या है। नेशनल लेवल पे करिकुलम को एक जैसा रखना मुश्किल है, ठीक है, नेशनल लेवल पे एक जैसा करना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। एक्सटेंसिव डाइवर्सिटी है, स्टेट वाइज वो पेपर कुछ अलग होंगे, ठीक है, रिक्वायरमेंट उनकी थोड़ी अलग होगी, अलग अलग स्टेट्स की, तो नेशन वाइज आप एक नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो ये चीज है। कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम भी है थोड़ा, जिसको नहीं समझ में आता ना कितना क्रेडिट बनना चाहिए, कितना है, उसके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है ये सिस्टम, और ह्यूज फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्स लगता है इस सिस्टम को चलाने के लिए, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम को, ठीक है। पूरा रिकॉर्ड आपका मतलब मेंटेन करना है, इस बच्चे का ये बैक आया, वो आया, इसको लेके चलना पीछे, तो पूरा आपको मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स इसमें लग रहा है।
और इंस्टीट्यूशंस को फिर से रीलूप, रिफॉर्म और रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ रहा है नया सिस्टम आने की वजह से। अब पहले जो सिस्टम चलता था और सडनली एक नया सिस्टम आता है, सब रिफॉर्मेशन चाहिए होता है, ठीक है, सब में चेंजेस लाने की जरूरत होती है। उसके बाद आते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम। ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम, क्वेश्चन बैंक, ओपन बुक सिस्टम। कोविड के टाइम में हमारे तो मेल पे पेपर लिखना पड़ता था, मेल पे लिख के मेल करना पड़ता था। टेक्निकल इशू लेकिन भी होते उसके लिए हैं। अलग से 1 घंटा देते थे वो लोग। नो बहन बहन इन द क्लास, मैंने पहले भी बोला, इतना गंदा लगता है सुनने में। पर्सनल वाली बहन है। कौन सी पर्सन, रियल थोड़ी, रियल भी है, जैसे कौन बोलता है, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम, कॉल बाय नेम्स, ठीक है, तब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सुनने में। ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम अच्छा होता है, हम टक्कर मार सकते हैं। अरे नहीं यार, लेकिन हम सर्वर तो डाउन हो जाता है। ऑनलाइन में जब डीएसएसबी का भी एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट होता है, तो उसके लिए आपका पूरा डेटा पहले से लिया जाता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन होती है, सब कुछ होता है, फिर आपका सिस्टम जो है वो एलोकेट किया जाता है, ठीक है। आप जाओगे एग्जाम देने तो आपका ये सिस्टम एलोकेटेड है, आपका ये है, आपका ये है, सबका अलग अलग, क्योंकि बगल वाले का पेपर फिर अलग होता है, मतलब शफल करके ऐसे करके दिया होता है, क्वेश्चन भी चेंज होते हैं। ज्यादातर लगता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी होता है कि बड़ा इजी लैंग्वेज देते हैं उसकी। लैंग्वेज, हाँ, आप कह सकते हो। मुझे तो मेरा ऐसा लगता है मुश्किल आता है। नहीं, ऑफलाइन पेपर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उसका ऑफलाइन देखना और उसका ऑनलाइन देखना बहुत अंतर है। लेकिन जो कुछ तो इंस्टीट्यूशंस है ना, डीएसएसबी तो ऑफलाइन ले ही नहीं रहा, वो तो खाली ऑनलाइन ही ले रहा है, तो जो रखना है उसको डिफिकल्टी लेवल वही रखने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये रिजल्ट जल्दी आ जा रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, तो एक्सेस करना आसान है, ठीक है, इजी है, आपको देना इजी है, पेपर का जो इतना वेस्टेज है वो कम है, मैनेजमेंट थोड़ा आसान है, नंबर भी तरीके मिलते हैं और जल्दी मिल जाता है, और ह्यूमन एरर का चांस नहीं है, ठीक है, ह्यूमन एरर का चांस नहीं है। वो तो यूनिवर्सिटी कॉलेज की बात कर रही हो ना, वो तो अलग था, या तो तुम वो कर सकते हो। ये तो अलग है ना, हम पीएसएसबी के स्टैंडर्ड चीजों की बात कर रहे हैं जो कराते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ठीक है। ये कराते हैं। और आज के हिसाब से ना धीरे धीरे देखना यही सब परमानेंट हो जाएगा। जैसे दिल्ली के बच्चों के लिए एजुकेशन कितना खराब हो गया, कभी पॉल्यूशन है, कभी हीट है, कभी सर्दी है, ऑनलाइन क्लास कोविड के टाइम शुरू हुआ था, अभी भी तुम इतना ही टाइम लग रहे हो। हाँ, अच्छा, अभी तो मेरे बच्चे का कुछ आया नहीं है सर्टिफिकेशन। फाइनली मैम जिसमें बोर्ड डल रहे हैं उसको बंद कर दिया। सेफ्टी रीजन भी होते हैं, सिक्योरिटी रीजन होते हैं ना, तो एक दिन आगे और एक दिन पीछे तो बंद ही रखते हैं, एक दिन आगे और एक दिन बाद में तो बंद ही रखते हैं। मार्च को इलेक्शन में हाँ, तो करे एक दिन पहले से ही बंद कर देते, आना शुरू हो जाते हैं ना वो सारे ऑफिसर्स स्टूडेंट वगैरह वगैरह आते हैं ना, सब आते हैं, तो फिर उनको भी जगह चाहिए, स्पेस चाहिए साइड। तो आपके में इलेक्शन का सेंटर नहीं पड़ता होगा ना, जिसमें मैं पढ़ा रही हूँ उसमें सेंटर है, तो छुट्टी नहीं कर रहे, हमारे स्कूल में अपनी अपनी चॉइस है, या तो उनके पास अवेलेबिलिटी होगी स्पेस की, जैसे इस फ्लोर पे वो रख ले, ऑफिसर्स को ऊपर ऊपर पढ़ा रहे हैं, छुट्टी कर दे रहे हैं, ऐसा होगा, स्पेस की अवेलेबिलिटी होगी। और जहाँ दिक्कत होती होगी या उनको लगता है वो नहीं सारा कवर करेंगे, उन्होंने छुट्टी कर देते होंगे, अपनी अपने मैनेजमेंट का सरकारी में तो करते हैं हम, टेंट वगैरह लगा होता है प्रॉपर पूरे तरीके से गवर्नमेंट में। वो डिपेंड करता है कि उनकी अवेलेबिलिटी कितनी है ना, उसके हिसाब से डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक भी सबने यूज किया होगा, सबको पता है। क्वेश्चन में क्वेश्चन बैंक अच्छा हेलो टीचर बनना तो सरकारी बनना होता है। क्वेश्चन बैंक में देखो, क्वेश्चन बैंक में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह सारे एक साथ होते हैं, जिसको आप यूज करके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन मैम कोई चीज अगर 2 ही साल शुरू हुई हो मतलब मान लो कोई पेपर 2 ईयर शुरू हुआ है,
पहले साल का, तो उसका नहीं होगा क्वेश्चन बैंक। फिर आपका वो क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी आपको सैंपल पेपर टाइप प्रोवाइड कर सकती है, सीबीएसई देती है ना बोर्ड के पहले सैंपल पेपर, ऐसे आप यूनिवर्सिटी चाहे तो एक पैटर्न आपको बता सकती है और क्या। लेकिन जो सालों से चल रहे हैं उनके तो बहुत, अभी न्यू का बीएड है, इसके तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं, बात दे रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो ये जो है वो 4 साल की होगी, इंटीग्रेटेड वाली ना, एक साथ रिसर्च पता नहीं क्या है, इग्नू में आने में 3 साल की है। हाँ, इग्नू में तो 3 साल की। ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम अब वो कर दिया है ना, बीए बीएड बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड हो गए हैं 4 डिग्री साल। डिग्री भी इंजीनियरिंग में करती है। ये तो मैम अभी बहुत बढ़िया है ओपन बुक। वकीलों का जितना पेपर होता है सारा यही होता है। इधर आप बताओ ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम होता क्या है? मैम बुक को ओपन करके मैं उससे पूछा है कि फाइट मैम वही बुक ओपन करके पेपर देना। बुक ओपन करके नहीं पेपर देना। मतलब एक होता है आपकी जो वो हेल्पिंग बुक होती है ना, वो लेके जा सकते हो और फिर उसके अकॉर्डिंग आप वो दे सकते हो। नहीं पर्टिकुलर Helping book थोड़ी अलग आती है ना, उनकी अलग से ही होती है, वो अलग। हाँ, उनकी बुक अलग से होती है। हेल्पिंग बुक मतलब जिसमें से उन्होंने पढ़ा है। मैम वर्ल्ड में सबसे पहले ओपन बुक पेपर हुआ था, वो उसमें हुआ था बाहर कौन सी लोग जो वकीलों का पेपर वकीलों उसी को देख के तो ये पैटर्न आया पूरे वर्ल्ड में। नहीं आंसर मिलेंगे ही नहीं आपको। मतलब स्कूल में क्या होता है, बुकलेट आती है, ठीक है, उसी में आंसर है क्वेश्चन का। हाँ, आंसर्स नहीं होते हैं कभी भी, नहीं होते नहीं होता है। देखो लिसन, ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम का पेपर डिफिकल्ट होता है और उसका आंसर कभी भी डायरेक्ट आपको जो बुक प्रोवाइडेड होगी उसमें नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, देखो लिसन, जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा ना उसका आप क्या कर सकते हो, कॉन्सेप्ट ले सकते हो उस बुक में से, कॉन्सेप्ट ले सकते हो, करना खुद ही है, डायरेक्ट आंसर कुछ भी नहीं मिलता आपको। जैसे फॉर्मूला वर्मूला है वो तुमने देख लिया सॉल्व तो अपने आप ही करोगे, वो करके थोड़ी दिया हुआ है ऐसे। हाँ, कॉन्सेप्ट मिल जाएगा आपको थोड़ा बहुत, वो भी ऐसा नहीं है मुश्किल होता है पेपर। ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम का पेपर मुश्किल होता है, आसान नहीं होता है। वहाँ पे आप आइडिया और कॉन्सेप्ट ही ले सकते हो, करना आपको खुद ही, आंसर थोड़ी मिलेगा, डायरेक्ट नहीं मिलता है। ये नंबर भी तो याद होता है। अरे पेज नंबर से मैम भी करता हूं, मेरी रिपोर्ट डिफरेंट होती है, कुछ नहीं। नहीं 10 मिनट सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा देर से शुरू होती क्लास, ठीक है। थोड़ा ऐसे तो हमारा एक ही दिन टाइम मिलता है ना, फिर रह जाता है। तो अभी ऑनलाइन स्टूडेंट नोबडी विल लीव द क्लास, ठीक है, एट 4। उसके बाद हम आते हैं ओपन बुक सिस्टम, नहीं बाद में सिलेबस भी रह जाता है, मुश्किल होती है ना, भागने में 10-15 मिनट जो भी हम कर लेते हैं। उसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी इन एग्जामिनेशन, एग्जाम ऑन डिमांड जो इग्नू कंडक्ट करता है। यस मैम, एग्जाम ऑन डिमांड, अपने चॉइस से सेंटर, टाइमिंग, डेट, फी वगैरह भर दो, ऑनलाइन आपका हॉल टिकट जनरेट हो जाता है, जो एडमिट कार्ड हम होते हैं, आप जाइए और एग्जाम दीजिए, एग्जाम ऑन डिमांड। इग्नू में है एग्जाम ऑन डिमांड। क्लियर नहीं हो पाता, क्लियर नहीं हो पाता ये ऑन डिमांड है। मुझे जैसे पहले देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी में एग्जामिनेशन। स्टार्टिंग में ही तो आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है। हाँ, आपको क्या लगता है आज के एग्जामिनेशन सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी है कि रिजिडिटी है? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए मिल रहा है, और क्या चाहिए? बहुत 20 मिनट, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और ये कहीं ना कहीं नुकसान ही कर रही है बच्चों को। इतना ज्यादा वो देना ना, बच्चा नुकसान ही हो रहा है, ठीक है। तो आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं, देखो इधर बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे असेसमेंट के बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। इधर या बेटा मेरे तीनों एग्जाम में बैठेंगे, चले जाओ पीछे। पता क्या कह रही है अभी बुक याद, पहले बुक याद पहले बच्चे जो एग्जाम देने से हम लोग बच्चे पूरा बुक रट के जाते थे। अभी तो वही करते हैं, कौन सा क्वेश्चन आते उठ के पहले तो कहां बता देते हैं हम लोग कहां से क्या आने वाला है। देखो इधर आजकल पहले से देखो, लिसन, ब्लूप्रिंट की बात की हमने, तो ब्लूप्रिंट प्रोवाइड किया जाता है, पहले हमें नहीं बताया जाता। मोड ऑफ असेसमेंट पे अच्छा है, फ्लेक्सिबिलिटी है, सब लॉन्ग आएगा, शॉर्ट आएगा, 1 मार्कर आएगा।
आपको सब कुछ पहले से पता होता है, ट्रांसपेरेंसी एग्जाम में। पहले ऐसा नहीं होता था, वो आज आया आज आई, तुम पढ़ के तो सब कुछ ही जाना है। हमारे टाइम पे कौन ब्लूप्रिंट दे रहा था? कोई नहीं ब्लूप्रिंट दे रहा था, ठीक है। हम पहले में हम हार्ड वर्क करते थे, अब स्मार्ट वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क क्या, स्मार्ट वर्क नुकसान तो है, पढ़ते नहीं है। पहले तो क्या होता है, हम सब कुछ ही पढ़ते थे ना डर के मारे, बुक का भी एक एक चीज पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। हाँ, आजकल के बच्चों को नहीं पता होता है, ये नहीं पता वो पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, वही पढ़ते हैं। पहले कभी ऐसा होता था कि हम लोग चैप्टर पढ़ के वही नहीं आता था, अब करे तो करे क्या, ये भी हाँ, ये वेटेज ही पहले कोई नहीं बताता था, कुछ नहीं था। तो मोड ऑफ असेसमेंट भी बहुत ज्यादा चेंज कर दिया है, ठीक है। इंटरनल असेसमेंट, अभी बोर्ड में भी 20 नंबर तो आपके इंटरनल के पास है, स्कूल वालों के हाथ में, और स्कूल वाले पूरे ही देंगे क्योंकि उनको अपना रिजल्ट खराब नहीं करना है। 20 में 18 17 तक तो मैक्सिमम 20 ही देते हैं, अच्छे लोगों को दे ही देते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। इंटरनल असेसमेंट है, एक्सटर्नल असेसमेंट है, फिर से ओरल है, रिटन है, बहुत सारे मोड ऑफ ऑप्शन है असेसमेंट के। सब में ही है 20, साइंस में भी 20 है, मैथ में भी 20 है, सबके इंटरनल 20 ही है। 80 नंबर का तो पेपर हो रहा है बोर्ड का, इंटरनल तो 20 हर सब्जेक्ट के है। ज्योग्राफी में मैम और फिजिकल एजुकेशन में 30 नंबर। अच्छा 30 का है। 70 नंबर का। अच्छा उनका थ्योरी 70 की आती है ज्योग्राफी वालों को। फिजिकल में भी 70। देखो इधर, do not expect everything of everybody in every subject, मतलब हर टाइप के बच्चे हैं तो उनके हिसाब से होना चाहिए असेसमेंट, ठीक है, ये कहने का मतलब, ठीक है। और सारे सब्जेक्ट में ऑप्शन भी मिलते हैं चूज करने के लिए आगे चल के, जैसे आपको मैथ्स में बेसिक लेना है, एडवांस लेना है, लाइन में चूज कर लेते हैं ना, तो इस तरीके से ऑप्शन दिए जा रहे हैं बच्चों को, ठीक है। हमारे टाइम भी ऑप्शन होता था, एडवांस मैथ्स लेना है कि ये लेना है, बहुत सारी चीजें बेकार करती है, खराब ही है। तो बोले एनईपी बर्डन भी बहुत डाल रहा है टीचर, मुझे तो लगता है ये सीसी की तरह इनको विड्रॉ ना करना पड़ जाए, इतना ज्यादा बर्डन, हर दिन एक्टिविटी रोज एक्टिविटी, टीचर परेशान, बच्चा परेशान। टीचर ज्यादा परेशान है, वो लगती है अगर करवा भी रहा है ना, बच्चा इतना नहीं कर पा रहा है, कर नहीं पा रहा, और टीचर पे इतना बर्डन है, टीचर उनका मुझे निपटाने में लगा हुआ है, पढ़ाने का टाइम ही नहीं है, पर डालना भी चाह रहा है तो उसको मौका ही नहीं दिया जा रहा, टाइम ही नहीं दिया जा रहा है, ऐसा हाल है। फ्लेक्सिबिलिटी इन व्हेन एग्जाम्स आर टेकन, ठीक है, ठीक है। आपकी टाइमिंग में भी फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे इग्नू का एग्जाम ऑन डिमांड है, उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइमिंग में फ्लेक्सिबिलिटी है, कब लेना है उसके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी है। प्रैक्टिकल एग्जाम का एक डेट इशू कर देता है सीबीएसई, स्कूल के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कब कंडक्ट करना चाह रहे हैं, अभी ठीक है। 2 तारीख से 2 जनवरी से लेके अभी तक। हाँ अभी चल ही रहा है, बहुत सारे स्कूलों में चल ही रहा है, जनवरी के एंड तक खत्म हुआ है मोस्टली में, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी स्कूल वालों के पास भी है कि आपको कब कंडक्ट करना है। रिपोर्टिंग ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। एब्सोल्यूट मार्क और ग्रेडिंग सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी है ना, 90% वाला भी वहीं पे, 99% वाला भी वहीं पे है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। एग्जाम ऑन डिमांड, ठीक है, इग्नू, एग्जाम ऑन डिमांड, हाँ पूजा कर किया है कि नहीं किया है, किसके बैग आ रहे हो तो ज्यादा करे पूजा कर लिया सबने सुबह सुबह, नहीं बैग वालों को थोड़ी ज्यादा करनी चाहिए, क्यों आ रहा है, ठीक है। तो एग्जाम ऑन डिमांड मैंने बोला ना, कब आपको एग्जाम देना है ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। पहले से आपको फीस जमा करनी है, रजिस्ट्रेशन कराना है, अपना सेंटर चूज करना है, डेट वगैरह चूज करना है, आपको पेमेंट कर देनी है, फिर ऑनलाइन ही आपका टिकट जनरेट हो जाता है, हॉल टिकट या एडमिट कार्ड आप बोलो, वो जनरेट हो सकता है, फिर आप जाइए और एग्जाम दीजिए, ठीक है। तो ये बहुत आसान और फ्लेक्सिबल तरीका है एग्जाम ऑन डिमांड, ठीक है। 6 मंथली टर्म का आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका सिलेबस मान लो 4 मंथ्स में पढ़ के खत्म हो गया, लिसन, अगर आपका पढ़ के 4 मंथ्स में कंप्लीट हो जा रहा है, 4 मंथ्स के एंड में एग्जाम दे दीजिए, आपको 6 महीना वेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो टर्म एंड तक आपको रुकने की जरूरत नहीं है, अगर आपका पहले हो रहा है पहले कर दो, ठीक है, ऐसा भी होता है। नहीं टर्म एंड तक रुकने की जरूरत नहीं होती है, हाँ तो मतलब
अच्छा हाँ, बैक वालों को फिर 6 महीने रुकने की जरूरत नहीं, वो पहले ही दे सकते हैं। जैसे बैक के एंड टर्म के लिए बाकियों के साथ रुकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डेट ऑफ एग्जाम आप अपने आप डिसाइड कर सकते हो। डेट, टाइमिंग और सेंटर क्लास। कितना अच्छा, हाँ 4-10 हो गया ना सर की क्लास। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में आप अचीवमेंट टेस्ट बना के लाएंगे, ठीक है। और आप वो बना के लाएंगे क्वेश्चन पेपर। जय श्री राम। जय श्री राम। यही बुक लाए ना। हाँ अभी यही बुक चल रही है, पेपर बना के लाएंगे पेपर तो ले आएंगे और ब्लूप्रिंट भी। ब्लूप्रिंट और क्वेश्चन पेपर नेक्स्ट क्लास में। बहुत पड़ेगा, कोई ले आएंगे। आप गलत बोल रहे थे ना। Online students, you can leave the class. Thank you for attending. वॉइस आ रही है बेटा? बेटा सीमा आपको वॉइस आ रही है? कैसे हो आप?